बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए। एलटी वाले बच्चों को गुड आफ्टरनून। एक बार कंफर्म कर दीजिए बच्चों, वीडियो ऑडियो सब ओके है? ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑडियो वीडियो सब ओके है बेटा? एलटी वाले बच्चों एक बार कंफर्म करो फटाफट, काफी लोग जुड़ गए अब तो। वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? बोर्ड क्लियर दिख रहा है? एक बार कंफर्म करो फटाफट। कंफर्म ही नहीं कर रहा है कोई। चलो देखते हैं अभी। कहाँ तक हो गया था बेटा? 5 पॉइंट्स हो गए थे आपके में भी, है ना? तो कम ही पढ़ा था हम लोगों ने, आज भी थोड़ा बहुत कोई पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाते हैं फर्स्ट 2 लेक्चर्स में, क्योंकि कुछ बच्चे शायद हो सकता है कि आज फर्स्ट लेक्चर होगा उनका, सैटरडे को शायद आए भी नहीं होंगे, ताकि उनका लॉस भी ज्यादा ना हो, सब लोग जुड़ जाए, फिर एक साथ स्पीड हम लोग थोड़ा सा पकड़े। और तब तक फायदा ये भी हो जाता है कि हम लोग को समझ में आ जाता है कि किस तरह से हमें पढ़ना है। तो सभी ने घर पर जाकर के वो 5 पॉइंट्स एक बार पढ़े थे, क्लियर हो गए ना? मतलब एक ऐसे क्लियर होना कि ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया, और एक ऐसा सुपर हो गया सर क्लियर, मतलब दूसरों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं सर, इस लेवल तक हम चले गए हैं। तो अगर ऐसा है तो ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग पूरा, मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें, है ना? तो आगे की बात स्टार्ट करते हैं। तो 5th तक हम लोग कर चुके हैं, 6th पॉइंट से फोकस करेंगे, और ये अच्छी बात ये है कि फर्स्ट पेज जो हम पढ़ रहे हैं ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी से है। आप देखो एक भी लाइन ब्लैक कलर की लाइन नहीं है, मतलब हर चीज जो हम पढ़ रहे हैं ये पूरा एनसीईआरटी की है। और ये जो हम आज और पढ़ लेंगे ना, तो कल आपको मैं क्विज भी पब्लिश करूंगा, जिसमें सिर्फ फर्स्ट जो पैराग्राफ है, यानी जो फर्स्ट टॉपिक है ना, उस पर बेस्ड 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप इसको अच्छे से कल तक पढ़ लेना, और फिर उस क्विज को अटेम्प्ट करना आप। अगर आपने 8 9 10 इस तरह से सॉल्व कर लिए, इसका मतलब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पर या टॉपिक पर आपकी ग्रिप अच्छी हो गई है। और अगर उससे कम हो गए तो एक बार फिर से पढ़ लेना, है ना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ लाइन में आप गड़बड़ कर रहे हो, कौन सी ऐसी लाइन है जो आप मिस कर गए हो पढ़ने से उतना अच्छे से। मतलब आपको हर पर्टिकुलर पैराग्राफ पर टॉपिक पर क्विज के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे, और आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी फील करते चले जाओगे कि हाँ सर इसमें तो मेरे 8 9 10 आ गए हैं, इसका मतलब ये पैराग्राफ तो मेरा बहुत अच्छा प्रिपेयर हो गया है। क्योंकि अगर अपन पैराग्राफ पैराग्राफ करके चलेंगे ना, तो एक दिन पूरा चैप्टर, और ऐसे अगर एक एक चैप्टर करते गए तो एक दिन पूरी पायो, ऐसी हो जाएगी आपकी धीमे धीमे, है ना? तो इसको थोड़ा सा क्विज वगैरह को भी सीरियस लेना। एल एन प्लस पर आएगा ब्रॉडकास्ट में, पहले आपको बता दिया जाएगा कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, किस टाइम पर क्विज पब्लिश होगा, और फिर आपका उसी टाइम पर आप देखना, तो आपको एल एन प्लस पर क्विज भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए तो आगे की बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे हेल्थ के बारे में, और हेल्थ में ही अगर हम 6th पॉइंट पर आए, तो 6th पॉइंट में लिखा हुआ है कि गुड हेल्थ आप कैसे मेंटेन करोगे। अब इसके बारे में बात आती है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। Points very important to maintain good health। आ जाइए बेटा। ऐसे क्या क्या पॉइंट है
जो गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए जरूरी है। मतलब अगर आपको लगता है कि आप हेल्दी हैं और आप हमेशा हेल्दी ही रहना चाहते हो, गुड हेल्थ मेंटेन करना चाहते हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो कुछ इस तरह के पॉइंट्स भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जैसे इसमें सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, अगर आप पढ़ोगे इसको तो वहां पर लिखा हुआ है बैलेंस्ड डाइट। सबसे पहले बैलेंस्ड डाइट। अच्छा वो सारे पॉइंट तो हो गए थे ना आपके में, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, है ना, वो समझा दिए थे ना मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बैलेंस डाइट। मतलब अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हम गुड हेल्थ को मेंटेन कर पाते हैं, मतलब हम बीमार नहीं पड़ते। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर डाइट में न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, यानी डाइट अगर आपकी ऐसी है जहां पर न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी है, तो थोड़े टाइम के बाद आपकी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होने लग जाएगी। और आप सबको मालूम है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी डिजीज कॉज करती है कई बार, आपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में पढ़ा भी होगा। तो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब ऐसी डाइट जो आपकी बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की उसको फुलफिल करे। बैलेंस डाइट का मतलब एक ऐसी डाइट जो फुलफिल करती हो आपकी बॉडी की हर तरह की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को, उस डाइट को बोलते हैं बैलेंस डाइट। हर किसी के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि हर किसी के लिए न्यूट्रिशनल थोड़ी सी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है ना, जो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का वर्क कर रहा है दिन भर, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप एक ऐसी डाइट ले रहे हो जिसमें हर वो न्यूट्रिएंट है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है और उसको फुलफिल कर रही है, तो मान लो वो आपके लिए क्या है, बैलेंस डाइट। न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, साथ में आप मिनरल्स, विटामिन, इनकी भी आप बात कर सकते हो। अगर ये सारी बिल्कुल सही प्रोपोर्शन में है, सारी की सारी चीजें, और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, बस वो डाइट क्या है, बैलेंस डाइट। बात समझ में आ गई। अगर आप ऐसी डाइट लोगे तो आप खुद सोचो ना, बॉडी में कभी भी किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होगी और आपको डिजीज नहीं होगी, और आप क्या बने रहोगे, हेल्दी बने रहोगे। बात समझ में आई ना। अब बैलेंस डाइट क्या होगी, तो वैसे तो बैलेंस डाइट डिजाइन की जाती है, जो डाइटिशियन होते हैं वो डिजाइन करते हैं, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा भी नहीं है कि आप बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करो, मतलब डाइट बनवाओ तभी आप बैलेंस डाइट ले पाओगे, ऐसा नहीं है। मतलब जनरली हम जो खाने में खाते हैं, मतलब हम लोग की घर पे जो बना करता है डेली, वो अपने आप में एक बैलेंस डाइट होती है, जिसमें आप बात कर सकते हो, दाल हो गई है ना, एक ग्रीन वेजिटेबल हो गई, चपाती हो गया, सैलेड हो गई, अचार, ये सब जो चीजें हम लोग खाते हैं, ये अपने आप में एक बैलेंस डाइट हो जाती है। तो ये नॉर्थ इंडियन थाली जिसको आप बोल देते हो, ऐसी साउथ इंडियन थाली है, वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस डाइट बन जाती है। उसमें वो इतनी सारी चीजें होती है जो आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सफिशियंट। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट अगर हम देखें, तो जैसे आप कहते हैं ना आजकल फास्ट फूड वाला फंडा, कि डेली पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, चाउमीन, अगर ये खा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो किसी भी तरह से बैलेंस डाइट नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ चीजें तो मिल सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजें वहां पर मिसिंग हो। अगर कुछ चीजें मिसिंग है तो ऑब्वियस सी बात है, लॉन्ग टर्म में अगर आप यही चीजें खाते रहोगे तो बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की जो है वो क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, और आपको उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होने वाली जो डिजीज है वो आपको हो जाएगी, और आपकी हेल्थ क्या रहेगी, मेंटेन नहीं रहेगी। समझ में आ रही ना बात। तो बैलेंस डाइट अगर आप लेते हो कंटिन्यूअसली, तो आप क्या बने रहते हो, हेल्दी बने रहते हो, मतलब गुड हेल्थ क्या रहती है, मेंटेन रहती है। क्लियर हो गया पॉइंट। सेकंड पॉइंट है बेटा, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत साफ सफाई, हिंदी में बोले तो। मतलब अगर आप हाइजीन मेंटेन करते हो तो भी आप हेल्थ मेंटेन कर ले जाते हो। हाइजीन मेंटेन करने का मतलब जैसे डेली आप बाथ लो, मतलब नहाओ डेली के डेली। ऐसा नहीं कि 15-20 दिन हो गए हैं, है ना, नहाए ही नहीं है, मुहूर्त निकालते हो नहाने के लिए, तो किस दिन नहाएंगे हम, आज से पता है आपको कि हाँ आज से 15 दिन बाद हमको नहाना है ना, इस तरह का फंडा ना हो। डेली आप कहीं ना कहीं नहाते हो तो, क्योंकि अगर आप डेली बात लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी बॉडी को क्लीन रख रहे हो, इसका मतलब। और बॉडी को जब आप क्लीन रखते हो तो कई तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे आप बच जाते हो, और इन्फेक्शन से अगर बच गए तो डिजीज से बच गए, डिजीज से बच गए इसका मतलब हेल्थ क्या मत कर लिया आपने, मेंटेन कर ली। इसी तरह से आप ऐसा भी बोल सकते हो कि टाइम टू टाइम हैंड वॉश करना, कम से कम खाना खाने के पहले, कुछ भी चीज अगर खा रहे हो तो उसके पहले हैंड वॉश करना, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जो हम लोग के हैंड होते हैं कहीं ना कहीं उन पर कई तरह के पैथोजेंस आ जाते हैं, वो चिपके रहते हैं। अब अगर अपन बिना हैंड वॉश किए किसी फूड आइटम को टच कर लें और खा लें, तो कहीं ना कहीं आपके हैंड से वो पैथोजेंस कहाँ पहुंच जाएंगे, आपके फूड आइटम पर पहुंच जाएंगे, और फूड आइटम जब आप खाओगे तो वो पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, डिजीज कॉज करेंगे, आपकी हेल्थ जो है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। इसी तरह से नेल्स कट करके रखना,
है ना, ये सब चीजें छोटे से हमें सिखाई जाती है स्कूल वगैरह में। तो ये भी किसका पार्ट होता है, पर्सनल हाइजीन का पार्ट होता है। तो इसमें पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखते हो तो भी आप गुड हेल्थ क्या कर पाते हो, मेंटेन कर पाते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात आती है, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो भी आप हेल्थ रहने में कहीं ना कहीं अपनी खुद की हेल्प कर रहे होते हो, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उससे कई तरह के फायदे होते हैं। जैसे एक्स्ट्रा कैलोरीज आप जो ले लेते हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ना, कई बार आप हर बार डेली की डेली आप सब कुछ मेजर करके थोड़ी ना ले रहे होते हो। आपको थोड़ी ना पता होता कि आपकी बॉडी की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, और कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ी ना ले रहे होते हो। आप तो एक लमसम अमाउंट में फूड ले रहे होते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ हम एक्स्ट्रा ले भी लेते हैं अगर कुछ अच्छा बना होता है तो। अब आपने जो एक्स्ट्रा ले लिया, बताओ इससे एक्स्ट्रा कैलोरीज जनरेट होंगी, और वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है वो कहीं ना कहीं धीमे 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 पहले ग्लाइकोजन फिर फैट के रूप में क्या होंगी, स्टोर होंगी। और स्टोर अगर होते जाएगा तो कहीं ना कहीं आप फैटी होते जाओगे, आप मोटे होते जाओगे, ओबेसिटी वाला फंडा आता चला जाएगा। और फिर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो उसी से डायबिटीज वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार हार्ट अटैक वगैरह भी ओबेसिटी की वजह से फाइनली हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आप इस तरह की कंडीशंस पे ना पहुंचो तो आपको क्या करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप ले रहे हो थोड़ी बहुत भी, वो क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएंगी। और जब बर्न हो जाएंगी तो आप फैटी नहीं हो पाओगे, ओबेसिटी नहीं होगी, डायबिटीज हार्ट अटैक इस तरह की प्रॉब्लम से काफी हद तक बचे रहोगे। तो रेगुलर एक्सरसाइज की जा सकती है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अब रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता कि आप बस जिम में जाओ तभी रेगुलर एक्सरसाइज होगी। रेगुलर एक्सरसाइज का सिंपल सा फॉर्म आप बोल सकते हो वॉकिंग, जॉगिंग। आप एलन आ रहे हो वॉक करते हुए, एलन से हॉस्टल जा रहे हो वॉक करते हुए, एक्सरसाइज है एक तरह की। आप रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज है। स्विमिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज है। साइकिलिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज है। इवन डांसिंग वाला फंडा भी तो एक्सरसाइज ही है। मतलब कुछ भी ऐसे बॉडी में मूवमेंट्स वगैरह करना जिससे कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा एक तरह से कैलोरीज है या फिर एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो क्या हो सके, बर्न हो सके। बस वही क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज है। जैसे एनसीईआरटी ने तो एक एक्सरसाइज के बारे में बात भी की हुई है, योगा। एनसीईआरटी बोल रही है योगा के बारे में, तो आप रेगुलर एक्सरसाइज में योगा की बात कर सकते हो, योगा एक्सरसाइज। योगा एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और वैसे भी हमें मालूम है कि हाँ, योगा एक बहुत ही अच्छा फॉर्म है एक्सरसाइज का, क्योंकि योगा में जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं वो फिजिकल फिटनेस को बनाने में हेल्प करती है, साथ में मेंटल फिटनेस भी बनाने में हेल्प करती है। क्योंकि आपको मालूम है कि उसमें कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं और मेडिटेशन वगैरह जैसी चीजें भी होती हैं। तो मेडिटेशन वगैरह अगर आप करते हो इस तरह की चीजें तो आपकी मेंटल फिटनेस बनती है, तो आप देखो फिजिकल फिटनेस भी बन रही है और मेंटल फिटनेस भी बन रही है। तो योगा को तो बहुत लंबे टाइम से फॉलो किया जा रहा है, कम से कम इंडिया में तो, है ना, सिंस टाइम इमेमोरियल। मतलब कभी नहीं है कि कब से योगा परफॉर्म किया जा रहा है हम लोग के इंडिया में। तो बहुत पहले से योगा परफॉर्म कर रहे हैं लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, तो योगा किया जा सकता है। और योगा तो आपको मालूम भी है कि एक तरह से वर्ल्ड को गिफ्ट है इंडिया की तरफ से। योगा का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, इंडिया से ही तो है। और इसी वजह से देखो ना, आज के टाइम पर तो इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है योगा डे। कब करता है, 21 जून को, है ना। तो 21 जून सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल योगा डे। तो वो भी आप इस पर प्राउड भी फील कर सकते हो कि हाँ चलो, अपनी इंडिया की तरफ से एक वर्ल्ड को एक तरह से गिफ्ट है, पूरे वर्ल्ड को मतलब हेल्थ की तरफ ले जाने के लिए, है ना। तो किया जा सकता है परफॉर्म। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसके लिए कहीं पर कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह भी नहीं चाहिए होते हैं, है ना। आप अपने रूम पर भी परफॉर्म कर सकते हो योगा की एक्टिविटीज को। तो बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज, ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। तो ये बातें यहाँ पर एनसीईआरटी में आई हुई है। छोटा छोटा कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इवन स्टेटमेंट बन सकता है यहाँ से। आपने देखा होगा आजकल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस भी अब आने लग गए। तो स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन तो बन ही सकता है ना, यहाँ कम से कम पता चला एक स्टेटमेंट यही पॉइंट डाल दिए। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सी बातें एनसीईआरटी में मेंशन की गई हैं। तो इसी से रिलेटेड एक और बात लिखी है, आप इसी पॉइंट पर आगे पढ़ोगे तो फिर वहां पर कुछ और बातें लिखी। नेसेसरी टू अचीव गुड हेल्थ। अब यहाँ पर इसी से मिलती जुलती कुछ बातें और लिखी हैं। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं थोड़े से कि मेंटेनिंग गुड हेल्थ और अचीविंग गुड हेल्थ, इनका क्या मतलब है। एक तो हो गया कि आप हेल्दी कंडीशन में पहले से हो,
आप मेंटेन करना चाह रहे हो, तो फिर तो हो गया पहला वाला। अब अगर मान लो सोसाइटी अचीव करना चाहती है, क्योंकि आपको कल ही मैंने आपको बताया था, कल मतलब सैटरडे को ही, कि हेल्थ जो है ना वो उसको मेंटेन करना, उसको अचीव करना सोसाइटी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हेल्थ में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस एंड सोशल फिटनेस। एक इंडिविजुअल अपने लेवल पर फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस तो वो मेंटेन कर सकता है, अचीव कर सकता है, लेकिन सोशल फिटनेस मेंटेन अचीव नहीं कर सकता, उसके लिए तो पूरी सोसाइटी को एक साथ आना होगा। आया ना? तो फिर यहाँ जो बातें की गई है ये पूरी ओवरऑल सोसाइटी के रेफरेंस में कही गई है। तो अगर एक सोसाइटी ऐसी है जो चाह रही है कि वहां पर हेल्थ अचीव हो जाए, मतलब वो सोसाइटी हेल्दी हो जाए, तो सोसाइटी में क्या क्या बातें जरूरी रहेंगी, उसके बारे में ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो इसमें जब आप पढ़ोगे ना, तो पहला लिखा हुआ है यहाँ पर अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस। ये लाइन में एनसीईआरटी की ही लिख रहा हूँ, मतलब उसी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि आपको लंबे टाइम तक वो याद रहे एज इट इज, क्योंकि फाइनली पेपर में तो वही टर्म्स यूज किए जाते हैं जो एनसीईआरटी में लिखे होते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम डिजीजेस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में, तो फिर गुड हेल्थ अचीव की जा सकती है, क्योंकि लोग जितना ज्यादा अवेयर रहेंगे तरह तरह की डिजीजेस को लेकर के, वो उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को बचा पाएंगे उन डिजीजेस से। अगर किसी को डिजीज के बारे में पता ही नहीं है कुछ, तो फिर वो उस डिजीज से बचेगा कैसे? जैसे आपको याद होगा कोविड-19 पैंडेमिक में अवेयरनेस भी तो क्रिएट की जा रही थी लोगों के बीच में कि कोविड-19 कैसे फैलता है, कोविड-19 से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मास्क पहनना चाहिए, हमें हैंड्स को सैनिटाइज करना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना चाहिए, हमें वैक्सीनेशन करानी चाहिए। ये सब बातें क्या की गई थी? ये अवेयरनेस फैलाने के लिए तो की गई थी, क्योंकि लोग जितना ज्यादा अवेयर होंगे उतना ही अच्छे से बचा पाएंगे, और बचाया भी था लोगों ने। आप बताएं, अगर ये बताई नहीं जाती बातें कि कोविड-19 इन्फेक्शन से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है, हैंड सैनिटाइज करना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना जरूरी है, तो क्या वाकई में इतने सारे लोग बच पाते? नहीं बच सकते थे। कहीं ना कहीं अवेयरनेस से ही तो लोग बचा पाते थे अपने आप को। लोगों को पता चला कि हाँ इस तरह से हम बच सकते हैं, तो देखो लोगों ने कहीं ना कहीं ये चीजें फॉलो करना शुरू की और लोग बचा भी पाए अपने आप को। तो जितना ज्यादा अवेयर रहेंगे तरह तरह के डिजीज को लेकर के, उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से वो अपने आप को उन डिजीज से बचा पाए। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हुआ कि अगर आपको डिजीज से बचना है तो उनके बारे में आप अवेयर हो, और इसी वजह से 10+2 लेवल पर ये चैप्टर भी आपको पढ़ाया जाता है, ताकि आप कम से कम जो कॉमन डिजीज है हमारी सोसाइटी में उनके बारे में आप अवेयर हो जाओ, ताकि अगर आप भले ही डॉक्टर ना भी बनो तब भी, क्योंकि लाइफ तो जीनी है ना, कुछ ना कुछ तो करोगे ही ना, तब भी कम से कम इन जो कॉमन डिजीज हैं इनसे अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को क्या कर सको, बचा सको। समझ में आ रही ना बात? इसलिए चैप्टर भी यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है, डिजीज के बारे में आपको बताया जाता है। अगर हम ये भी बता दें कि किस डिजीज में हमारे कौन कौन से बॉडी फंक्शंस अफेक्ट होते हैं, तो ये और भी अच्छा होता है, क्योंकि इससे डर लगता है थोड़ा सा कि अगर ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा। जैसे कोविड-19 में होता था ना कि कोविड-19 अगर इन्फेक्शन अगर आपको हो जाएगा तो जो आपके लंग्स हैं वो अफेक्टेड हो जाएंगे, उनकी फंक्शनिंग जो है वो अफेक्टेड हो जाएगी, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, हो सकता है कि उसी वजह से आपकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए। तो बताओ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी आता है इस वजह से, तो और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि अगर हमें पता हो कि होना कुछ नहीं है तो फिर शायद हम लापरवाही भी करने लग जाए। तो ये भी, और इससे भी और थोड़ी सी हेल्प मिलती है, क्योंकि जब ये बताई जाती है ना चीजें कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसकी एंट्री जो होती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से होती है मेनली, थोड़ा कहीं ना कहीं तभी तो अपन मास्क और अच्छे से लगाने के लिए मोटिवेटेड होते हैं कि नहीं होते? तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं हमें नोज और माउथ जहां से एयर जाती है, कम से कम वो पार्ट को हमें बहुत अच्छे से कवर करके रखना है। समझ में आ रही बात? तो ये अवेयरनेस जो है ये कहीं ना कहीं गुड हेल्थ को अचीव करने में बहुत ज्यादा क्या है, हेल्पफुल। क्लियर हो गई बात? इसके बाद दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्सीनेशन। आगे हम लोग वैक्सीनेशन तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इम्यूनाइजेशन। तो आपको टॉपिक में पढ़ाऊंगा इम्यूनाइजेशन, और इम्यूनाइजेशन दो टाइप का होता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। और जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है ना, उसी का दूसरा नाम क्या है, वैक्सीनेशन। तो पढ़ेंगे आगे डिटेल में। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन के ब्रैकेट में ही एनसीईआरटी ने लिख दिया है इम्यूनाइजेशन।
वैक्सीनेशन अगेंस्ट infectious diseases। वैक्सीनेशन करा लो, ये भी गुड हेल्थ को अचीव करने में काफी हेल्पफुल होता है। वैक्सीनेशन कराने का मतलब वैक्सीन एडमिनिस्टर करा लेना। वैक्सीन एडमिनिस्टर कई बार इंजेक्ट करके होती है, मतलब कई बार वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है, और जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन की बात की जाए तो वो ड्रिंक की जाती है 2 बूंद जिंदगी की, है ना। पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती, सभी ने पी थी जब हम लोग 5 ईयर से कम एज के थे, तो सभी ने कहीं ना कहीं पी हुई है पोलियो ड्रॉप्स। वो भी तरीका हुआ वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने का, क्योंकि वो ओरल पोलियो वैक्सीन है ना। और जो इंजेक्टेबल वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, तो ये तो एडमिनिस्टर करने का तरीका हो गया। अब जो वैक्सीन होती है वो क्या होती है, वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं डिजीज से, प्रोटेक्ट करती हैं वो, ट्रीटमेंट नहीं होता वैक्सीन। अब देखो जैसे आपने कोविड-19 वैक्सीनेशन तो हम में से लगभग सभी ने करवाया होगा, अब मैंने कराया, आप में से भी कई लोगों ने कराई होगा, हो सकता है सभी ने करा रखा हो। जरा मुझे बताओ, वैक्सीन आप कब लगवाने गए थे, जब आपको कोविड-19 हो गया था या कोविड-19 से बचने के लिए आप लगवाने गए थे? ऐसा थोड़ी ना है कि आपने कहा कि कोविड-19 हो गया चलो ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन लगवाते हैं। ट्रीटमेंट नहीं होता वैक्सीन, वैक्सीन होता है प्रोफाइलैक्सिस। एक टर्म होता है बायोलॉजी के अंदर, मेडिकल साइंस के अंदर, प्रोफाइलैक्सिस। पी फॉर प्रोफाइलैक्सिस, पी फॉर प्रोटेक्शन। मतलब प्रोफाइलैक्सिस का मतलब सिंपली प्रोटेक्शन, डिजीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करवाते हो, वैक्सीन लगवाते हो, वैक्सीनेशन करवाते हो। तो जब आपने कोविड-19 की वैक्सीन एडमिनिस्टर करवाई तो कहीं ना कहीं कोविड-19 से अपने आप को बचाने में आपको हेल्प मिली या नहीं? तो जो भी इन्फेक्शियस डिजीज, अभी पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, जो भी इन्फेक्शन मतलब जो पैथोजन से डिजीज होती है उनको अपन बोल रहे होते हैं जनरली इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमेंट, इनसे जो डिजीज होती है। तो बहुत सारी डिजीज ऐसी जिनके लिए आज बहुत अच्छी वैक्सीन अवेलेबल है। हर डिजीज के लिए तो अवेलेबल नहीं है अभी, जैसे मलेरिया के लिए वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज ऐसी हैं जिनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। जैसे पोलियो के लिए अवेलेबल है, टाइफाइड के लिए अवेलेबल है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए अवेलेबल है। तो ऐसी बहुत सारी डिजीजें हैं जिनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, टिटनेस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। समझ रहे हो आपको? तो अगर किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज के लिए वैक्सीन अवेलेबल है तो क्यों ना उसको एडमिनिस्टर करा लो। बताओ, उस पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज से बचने में आपको हेल्प ही तो मिलने वाली है। तो वैक्सीनेशन कराने से भी आप गुड हेल्थ क्या कर जाते हो, अचीव कर जाते हो, सोसाइटी क्या होती है, हेल्दी होती है। इसीलिए तो गवर्नमेंट देखो ना ड्राइव्स चलाती है, वैक्सीनेशन ड्राइव्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या हो सके, वैक्सीनेशन हो सके। इवन हम लोगों को भी, हम देखो, हम तो जब इवन मदर की बॉडी में थे तभी हमारा वैक्सीनेशन शुरू हो गया। हालांकि उस टाइम डायरेक्ट नहीं होता, उस टाइम मदर के थ्रू होता है, लेकिन होता है। जब हम मदर की बॉडी में होते तो टिटनेस के 2 वैक्सीन लगते हैं 1 मंथ के डिफरेंस पर। और जब हमारा बर्थ हो जाता है तो स्टार्टिंग के 6 मंथ भी हम लोगों को टाइम टाइम पर वैक्सीन लगती रहती है। बोला वो वैक्सीनेशन हमारा जो हुआ था उसी वजह से तो हम यहाँ बैठे हैं। अगर हो सकता था कि वैक्सीनेशन नहीं होता तो अभी तक यहाँ होते ही नहीं, शायद दूसरा बर्थ ले लिया होता। समझ रहे हैं ना बात को? तो बताइए वैक्सीनेशन से ही तो पॉसिबल हुआ ना कि हम बचे हुए हैं, वरना आप सोचो ना अभी तक तो किसी ना किसी डिजीज की वजह से फिर तो डेथ हो गई होती, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी भयंकर भयंकर डिजीज होती है। समझ में आ रही है ना बात? तो ये भी पॉइंट, ये अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, वैक्सीन वाला कॉन्सेप्ट है ना, बहुत अच्छे से। थर्ड वहां पर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मतलब जो एक तरह से वेस्ट मटेरियल है उसका प्रॉपर डिस्पोजल, मतलब एक समुचित समाधान, हिंदी में बोले तो, मतलब उससे हमें इन्फेक्शन ना हो, इस तरह का उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो जाए। तो जैसे वेस्ट में आप हाउस होल्ड गार्बेज की बात कर सकते हो, घर से निकला हुआ जो कचरा होता है। अब अगर घर से निकला हुआ कचरा लोग घर के बाहर ही फेंकने लग जाए कि हमारे घर के लायक नहीं है, इसको तो हम बाहर फेंक रहे हैं, तो लोग अगर ऐसे बाहर फेंकते जाएंगे फेंकते जाएंगे फेंकते जाएंगे तो बताओ सोसाइटी के बीच में बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाएगा, यानी ये प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हुआ। और आप सबको मालूम है कि जहां इस तरह का गार्बेज वगैरह पड़ा होता है वहां हाउस फ्लाइज आती हैं, और हाउस फ्लाइज बहुत सारी डिजीज के लिए ट्रांसमिटिंग एजेंट होती हैं, मतलब वो तरह तरह की डिजीज को फैलाने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो अगर आपके घर के आसपास अगर हाउस फ्लाइज है तो वो कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर भी तो आ सकती है, आपके फूड आइटम्स पर भी तो बैठ सकती है, बताओ उससे कहीं ना कहीं डिजीज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? लेकिन अगर आपका जो घर का गार्बेज है, कचरा है, अगर उसको सिटी से दूर कहीं एक यार्ड में फेंक दिया जाए या उसका प्रॉपर डिस्पोजल वहां कर दिया जाए तो घर से तो दूर चला गया ना, काफी वो सोसाइटी से दूर दूर चला गया, कहीं ना काफी काफी दूर, तो कहीं ना कहीं आसपास साफ सफाई हो गई,
आसपास साफ सफाई हो गई तो आसपास तो कम से कम हाउस फ्लाइज नहीं है ना आपके घर के, और घर के आसपास नहीं है तो आपके घर के अंदर नहीं है, घर के अंदर नहीं है तो बताओ आप तरह तरह की डिजीज से अपने आप को बचा लेगा या नहीं बचा लेगा। इसी वजह से तो देखो ना मॉर्निंग में आती है एक सायरन बजाती हुई एक गाड़ी आती है ना, कचरा लेने के लिए, है ना। तो आप कचरा अपना घर का जो भी होता है आप उसमें डाल देते हो और कहीं ना कहीं इस तरह से घर घर से वो कलेक्ट करके और सिटी के बाहर फेंक आते हैं। बताओ कहीं ना कहीं पूरी सिटी साफ सुथरी, तो बताओ पूरी की पूरी सिटी कहीं ना कहीं हेल्दी होने में हेल्प मिल रही है यहाँ पर कि नहीं मिल रही है। इस तरह से इसमें आप एक्सक्रीटा वगैरह की बात भी कर सकते हो, फीकल मैटर, यूरिन वगैरह। तो आप देखो ना सुलभ कॉम्प्लेक्स वगैरह, सुलभ शौचालय वगैरह जगह जगह पर बनाए जाते हैं ताकि लोग यूं ही कहीं पर भी ना कर दें, क्योंकि आपको मालूम है इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जहां पर भी उनको मौका मिलता है वहां शुरू हो जाते हैं, है ना। कोई ऐसा वो थोड़ी ना कि यहाँ पर शर्म वाला है ऐसा कुछ काम, जहां भी जगह मिलती है वहीं खड़े होकर के बैठ करके भी कुछ लोग तो अगर इस तरह का फंडा है मतलब इससे भी तो कहीं ना कहीं डिजीज कॉज कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको मालूम है अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी फीकल ओरल रूट होते हैं। अगर कोई एक डिजीज, कई डिजीज ऐसी होती है जो फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होती है, मतलब किसी का जो अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन का फीकल मैटर अगर किसी तरह से एक हेल्दी पर्सन के फूड के कांटेक्ट में आ जाए तो वहां पर डिजीज क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। इसलिए फीकल मैटर का, यूरिन का, इन सब का भी प्रॉपर डिस्पोजल होना जरूरी है। तो इसलिए तो घर घर में टॉयलेट्स, वॉशरूम वगैरह बनाए जाते हैं, सुलभ शौचालय भी बनाए जाते हैं जगह जगह सिटी में, ताकि इनका क्या हो सके, प्रॉपर डिस्पोजल हो सके। इसी वजह से देखो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं रूरल एरिया में तो कम से कम प्रमोट कर ही रही है, क्योंकि रूरल एरिया में बहुत ज्यादा रहता है कि मॉर्निंग में लोटा उठाया और निकल गए पटरी किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, तो वो भी तो कहीं अच्छी हैबिट नहीं है। तो इसीलिए तो देखो ना गवर्नमेंट एक तरह से प्रमोट करती है कि घर घर में क्या बनवाओ, टॉयलेट बनवाओ, कुछ पैसा गवर्नमेंट भी देती है इवन। आप देखो ना एक मूवी भी बनाई गई थी टॉयलेट, इन्हीं सब चीजों को समझाने के लिए तो बनाई गई थी वो टॉयलेट मूवी, है ना, सोशल अवेयरनेस फैलाने की। तो प्रॉपर डिस्पोजल अगर होगा वेस्ट का तो भी सोसाइटी में क्या आती है, गुड हेल्थ अचीव हो जाती है ना। फोर्थ होगा कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स, अब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक टर्म होता है पैथोजन और एक टर्म होता है वेक्टर। ये छोटे छोटे टर्म जरूर है लेकिन क्लियर होने चाहिए। पैथोजन मतलब शायद मैंने आपको बता भी दिया था कि डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे बोलते हैं पैथोजन, और जो डिजीज ट्रांसमिटिंग एजेंट होता है उसे बोलते हैं वेक्टर। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म आपको डिजीज कॉज कर रहा है तो वो कहलाएगा पैथोजन, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म आपको डिजीज ट्रांसमिट कर रहा है, आप तक लेकर के आ रहा है डिजीज को, डिजीज कैसे लेकर के आ रहा होगा, पैथोजन लेकर के आ रहा होगा, तो अगर कोई पैथोजन लेकर के आ रहा है आप तक तो उसे आप डिजीज ट्रांसमिटिंग एजेंट यानी कि वेक्टर बोलोगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है मलेरिया। मलेरिया कॉज करने वाला होता है प्लाज्मोडियम, मतलब आपको जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं मलेरिया के वो प्लाज्मोडियम की वजह से आ रहे होते हैं, जो कि एक प्रोटोजोआ है। लेकिन उस प्रोटोजोन को आपकी बॉडी तक लेकर के कौन आया, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो क्या हो गया, डिजीज ट्रांसमिटिंग एजेंट यानी कि वेक्टर। प्लाज्मोडियम हुआ पैथोजन और फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो क्या हुआ, वेक्टर। तो ये डिफरेंस समझ में आया ना, पैथोजन और वेक्टर। तो सिंपल से याद रखना, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पैथोजन, डिजीज ट्रांसमिटिंग एजेंट वेक्टर। अब मैं इस पर बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई बार छोटा सा स्टेटमेंट होता है और बच्चे गलत करके आ जाते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है क्वेश्चन में कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय फीमेल एनाफिस मॉस्किटो, इनकरेक्ट, अभी बोल रहे हो, कभी आएगा ना दोबारा गलत करके आ जाओगे। ये लग रहा है यही गलत करके आ जाते बच्चे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट है मलेरिया इज कॉज्ड बाय फीमेल एनाफिस मॉस्किटो, फॉल्स है। कॉज्ड वर्ड लिखा है, ट्रांसमिटेड वर्ड नहीं लिखा है, कॉज्ड लिखा है, तो कॉज्ड के लिए तो क्या आएगा, प्लाज्मोडियम। हाँ अगर स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होता है कि मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफिस मॉस्किटो, तो ये सही होता। हाँ या ऐसा भी होता कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, तब भी सही हो जाता। लेकिन मलेरिया इज कॉज्ड बाय फीमेल एनाफिस मॉस्किटो नहीं। समझ में आ रही ना, तो याद रखना ये पैथोजन और वेक्टर। अब यहाँ क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है वेक्टर्स को। तो जैसे मॉस्किटोस जो होते हैं, ये तो मैंने सिर्फ फीमेल एनाफिस मॉस्किटो इसलिए बोला क्योंकि वो मलेरिया के रिस्पेक्ट में होता है, वरना कोई भी मॉस्किटो वेक्टर का काम करता है। कोई मॉस्किटो किसी डिजीज के लिए, कोई मॉस्किटो किसी डिजीज के लिए। जैसे एडीज मॉस्किटो होता है, वो डेंगू चिकनगुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। ऐसे क्यूलेक्स मॉस्किटो भी होता है।
फाइलेरियासिस जनरली उसी से होता है, जनरली हर बार उसी से जरूरी नहीं, कोई भी मॉस्किटो कर सकता है, लेकिन जनरली क्यूलेक्स की वजह से ही होता है फाइलेरियासिस, हाथी पांव जिसको बोलते हैं, एलिफेंटियासिस। इसका मतलब जो मॉस्किटोज हैं वो मतलब तरह तरह की डिजीज के लिए वेक्टर्स हैं कि नहीं है। इसी तरह से कई बार आप हाउस फ्लाइज को भी क्या मानते हो, वेक्टर्स मानते हो, हालांकि उनको मैकेनिकल कैरियर्स बोलना ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन फिर भी वेक्टर आप उनको बोल देते हो। तो आप कह सकते हो कि जो वेक्टर्स होते हैं, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, अगर इनको कंट्रोल कर लो आप, बताओ तो कहीं ना कहीं डिजीज कंट्रोल नहीं कर लोगे आप। ये बताओ, अगर आपकी बॉडी में कभी भी कोई एक मॉस्किटो बाइट नहीं कर रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल फीमेल मॉस्किटो जो है, फीमेल एनाफिज मॉस्किटो, वो कभी बाइट नहीं कर रही है आपको, क्या आपको मलेरिया हो सकता? कभी नहीं हो सकता, कोई तरीका ही नहीं है मलेरिया होने का। बताओ, अगर आप फीमेल एनाफिज मॉस्किटो कंट्रोल कर लेते हो, मतलब मलेरिया कंट्रोल हो गया या नहीं हो गया? तो यानी वेक्टर कंट्रोल करके भी तो आपने डिजीज कंट्रोल कर लिया, नहीं कर लिया? तो बताओ, कंट्रोल करने पर वेक्टर को डिजीज भी क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। इस तरह के जो वेक्टर्स हैं, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, इनको अपने आसपास रहने ना दो सोसाइटी में। अगर ये रहेंगे नहीं आपकी सोसाइटी में, तो बताओ तरह तरह की डिजीज से आपकी सोसाइटी वैसे ही बच गई कहीं ना कहीं। समझ में आ रही बात? तो कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स तो पढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है छोटा सा आगे डिजीज में। लास्ट यहाँ पर है फिफ्थ, और क्या बचा यहाँ पे, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज। तो लास्ट है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज। तो जो फूड एंड वाटर रिसोर्सेज हैं, उन्हें आप हाइजीनिक कंडीशन में मेंटेन करो। तो जहां से आपको फूड मिल रहा है, जहां से आपको वाटर मिल रहा है, जो भी रिसोर्सेज है, उन्हें क्या करो, हाइजीनिक कंडीशन में मेंटेन करो। अगर आप उनको हाइजीनिक कंडीशन में मेंटेन करोगे, यानी आप कह सकते हो कि वहां कोई पैथोजन नहीं है। और अगर पैथोजन नहीं है, तो बताओ जब इन फूड या वाटर का इंटेक करोगे, तो आपकी बॉडी में भी पैथोजन नहीं पहुंचेगा, और जब बॉडी में पैथोजन नहीं पहुंचेगा, तो आप कई तरह की डिजीज से अपने आप बच गए कहीं ना कहीं। समझ में आ रही बात? तो जो फूड एंड वाटर रिसोर्सेज है, इन्हें कैसा रखना चाहिए, हाइजीनिक कंडीशन में रखना चाहिए। इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि जैसे अगर बात की जाए, हमें फूड जो मिल रहा है फाइनली देखा जाए, तो हम अपनी किचन से ही तो कहीं ना कहीं फूड लेते हैं। जो किचन है वो अगर साफ सुथरी आप रखोगे, तो वहां पर हाउस फ्लाइज नहीं आएंगी। हाउस फ्लाइज नहीं आएंगी, तो वहां पर कई तरह के पैथोजन नहीं आएंगे आपके फूड आइटम्स पर। और अगर आप फूड आइटम्स पर देखो कोई पैथोजन नहीं आ रहा, तो उनको आप खाओ बेफिक्र होकर के, आपको वो जो फूड बॉर्न जो डिजीज होती हैं वो नहीं होंगी आपको। समझ में आ रही बात? तो यार इसी तरह से आप वाटर रिसोर्सेज की बात कर सकते हैं कि जहां से आप पानी पीते हो वो हाइजीनिक कंडीशन में होना चाहिए, साफ सुथरा पानी आप पियो जहां से भी पियो। इसलिए तो आजकल ये वाटर प्यूरिफायर्स वाला कंसेप्ट आ गया कि कहीं से भी आए वाटर निकलेगा वाटर प्यूरिफायर से, तो प्यूरिफाइड हो जाएगा वो पूरा, उसमें जो भी पैथोजेंस वगैरह होंगे सब खत्म हो जाएंगे, और आप बिल्कुल एक हाइजीनिक यानी अनकंटेमिनेटेड क्या पियोगे, वाटर पियोगे। समझ में आ रही है बात? इसलिए तो ये बेटा ये पॉइंट्स हो गए जो नेसेसरी है टू अचीव गुड हेल्थ, और ये कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के रिस्पेक्ट में लिखे गए हैं। एक सोसाइटी में क्या क्या चीजें ऐसी की जाए जिससे सोसाइटी क्या बन सके, हेल्दी बन सके। बात समझ में आ गई ना? तो ये भी पॉइंट था। तो इन दोनों चीजों को मिलाकर के एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा गया है जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो ये 6 पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और इस तरह से जितने भी पॉइंट्स थे हेल्थ को लेकर के, वो यहाँ पर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो हेल्थ और डिजीज दो टर्म समझने थे, यहाँ पर हेल्थ वाला टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम लोग डिजीज के बारे में। तो नेक्स्ट जो वर्ड है हेडिंग का जिसे हमें डिस्कस करना है, और वो है डिजीज। इसका क्या मतलब होता है, ये बेसिक्स है बिल्कुल, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। डिजीज, डिस प्लस इज, दो टर्म से मिलकर के बन रहा है डिजीज। डिस प्लस इज, डिस का मतलब होता है, डिस प्रीफिक्स अगर लग गया है इसका मतलब एब्सेंस, और इज मतलब इजनेस, कंफर्ट। तो अगर आपकी बॉडी में कंफर्ट की एब्सेंस है, इजनेस आपको फील नहीं हो रही है, तो समझ जाओ आपको क्या हो गई है, कोई डिजीज हो गई है। सिंपल सी डेफिनेशन। अगर एब्सेंस है कंफर्ट की, एब्सेंस है अगर इजनेस की, तो बस वही कंडीशन क्या है, डिजीज है। कम से तो यही समझ में आ रहा है कम से कम। तो जैसे मान लीजिए अभी आप पूरी तरह से हेल्दी हो, देखो आप बॉडी में कंफर्ट फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, देखो पढ़ने में मन भी लग रहा है कहीं ना कहीं। अब मान लो आपको एक सिंपल सी डिजीज कॉमन कोल्ड हो जाए, और तो आपको हेडेक होने लग जाएगा, है ना, आपको स्नीजिंग होने लग जाएगी, आपको फीवर आ जाएगा, आपको बॉडी में टायर्डनेस फीलिंग होगी।
है ना। बताओ ये अगर चीजें हों तो क्या आपको कंफर्ट फील होता है? इवन अगर थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है ना, हल्का सा फीवर भी आ जाता है, तो आपको कंफर्ट फील नहीं होता, फिर ईजनेस फील नहीं होती आपको। देखा भी होगा, पेन होने लग जाए बॉडी में कहीं पर भी, हेडेक हो गया मान लो, बताओ अच्छा फील थोड़ी ना होता, एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट सा फील होने लग जाता है। बताओ ये क्या हुई, फिर डिजीज ही तो हुई है वो। तो यानी कोई भी डिजीज हो उसमें आपको ईजनेस फील नहीं होती, कंफर्ट फील नहीं होता। बस यही स्टेट सिंपली क्या है, डिजीज है ना। टर्म से तो ये समझ में आता है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे किया है एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने डिफाइन ऐसे किया है कि व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, दिस स्टेट इज कॉल्ड डिजीज। अगर बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, अगर उनमें से किसी एक ऑर्गन, किसी एक सिस्टम या एक से ज्यादा ऑर्गन, एक से ज्यादा सिस्टम की फंक्शनिंग अफेक्ट हो गई है, तो समझ जाओ वो स्टेट क्या है, डिजीज है। अब जरा टर्म को और डेफिनेशन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये बताओ, अगर आप हेल्दी हो तो आपको कंफर्ट फील क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी सिस्टम्स हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, उनकी फंक्शनिंग नॉर्मल है, नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको कंफर्ट फील हो रहा है। लेकिन अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन, एक से ज्यादा सिस्टम, उनकी फंक्शनिंग अफेक्टेड हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हेड वाला पार्ट, इसकी फंक्शनिंग थोड़ी सी भी अफेक्टेड हो जाए, यहाँ हेडेक होने वाला फंडा बन जाता है। हेडेक होना मतलब हेड की फंक्शनिंग थोड़ी सी अफेक्टेड होना, यानी चलो मान लो छोड़ो, आपको की स्नीजिंग हो रही है, बताओ रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसकी फंक्शनिंग अफेक्टेड हुई या नहीं? नॉर्मली तो स्नीजिंग नहीं होती ना, लेकिन अगर स्नीजिंग कंटिन्यूअसली हो रही है, इसका मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं उसकी फंक्शनिंग अफेक्टेड हुई या नहीं? बताओ स्नीजिंग जैसी हो रही तो क्या आप कंफर्ट फील करते हो? नहीं करते, डिस्कंफर्ट फील होने लग जाता। बताओ क्यों हुआ आपको डिस्कंफर्ट? क्योंकि फंक्शनिंग जो अफेक्ट हो गई है आपकी बॉडी के किसी पार्ट की। तो बॉडी के किसी पार्ट की, बॉडी के किसी सिस्टम ऑर्गन की जब फंक्शनिंग अफेक्ट होगी तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, और जो अच्छा फील नहीं होता वही क्या है, डिजीज है। समझ में आ रही ना बात? अब ये फंक्शनिंग अफेक्ट हुई क्यों, उसके तरह तरह के रीजन हो सकते हैं, वो तो एक अलग बात है कि क्यों फंक्शनिंग अफेक्ट हुई, लेकिन फंक्शनिंग अफेक्ट होना यही क्या है, डिजीज है। बात समझ में आ गई? अब ये बहुत अच्छी बात होती है कि डिजीज के आपको एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं बॉडी में जिससे आप समझ जाते हो कि कुछ तो गड़बड़ है। बोलते ना दया, कुछ तो गड़बड़ है सीआईडी में। तो ऐसे अगर आपको कुछ एविडेंसेस दिखाई दे ना बॉडी में, तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। जैसे अगर मान लो आपको हेडेक हो रहा है, अब हेडेक नॉर्मली तो नहीं होता, लेकिन अगर हेडेक हो रहा है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्यों हो रहा है हेडेक? कुछ तो गड़बड़ है ना बॉडी में अंदर। स्नीजिंग हो ही जा रही, हो ही जा रही, एक तो स्नीज होना तो नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल भी अंदर जाता है तो उसको बाहर फेंकने के लिए स्नीजिंग हो जाती है कई बार। लेकिन कंटिन्यूअसली स्नीजिंग हो रही है, ऐसा तो नहीं होता है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है, नॉर्मली तो बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, लेकिन आज 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। वॉमिटिंग हो गई आज, नॉर्मली तो नहीं होती ना वॉमिटिंग, कुछ तो गड़बड़ है। समझ में आ रही बात? टायर्डनेस फील हो रही है आज, मतलब कुछ ऐसा किया भी नहीं, कोई एक्टिविटी भी नहीं किया, सो करके आ रहे फिर भी थके थके लग रहे हैं, टायर्डनेस फील हो रही है, फैटिग, कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या है, एविडेंसेस हैं जो हमें बताते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ तो गड़बड़ है मतलब क्या है, डिजीज है कोई ना कोई। तो इन्हीं को तो बोलते हैं, जो एविडेंसेस आते हैं जो डिजीज बताते हैं हमें, इनको क्या बोलते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स। तो जो डिजीज होती है वो हमें पता कैसे चलती है, विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स, तो ये साइंस एंड सिम्टम्स है क्या एक्चुअल में, ये एविडेंसेस हैं। क्या है ये, एविडेंसेस है किसके, डिजीज के। ये हमें बताते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, यानी कोई ना कोई तो डिजीज हो गई है। हाँ वो डिजीज सीरियस है या नहीं है वो सब बात है, लेकिन डिजीज कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये हमें इंडिकेट कर देते हैं। अब तो सोचो अगर ये साइंस एंड सिम्टम्स ना आए तो हमें पता ही ना चले, और अगर पता नहीं चलेगा तो हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, हम ट्रीटमेंट क्यों लेंगे फिर? और जब ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो हो सकता है कि अंदर डिजीज बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। तो पहले तो सीरियस नहीं है, सीवियर नहीं है, बाद में वो क्या हो जाएगी, सीवियर हो जाएगी, और फिर सीवियर अगर हो जाती है तो फिर तो डेथ भी हो जाती है। कोई छोटी सी डिजीज से भी आपकी डेथ हो सकती है, इवन टाइफाइड से भी, निमोनिया से भी आपकी क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो बताओ ये पता चलना भी तो जरूरी है ना। तो ये अच्छी बात है कि कोई भी डिजीज हो उसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं तो हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, ईजनेस फील नहीं करते हैं, और उसी वजह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, और उसी वजह से हम फाइनली सही भी हो जाते हैं। तो ये साइंस एंड सिम्टम्स आना कहीं ना कहीं एक तरह से पॉजिटिव है हमारे लिए,
कि चलो इसी बहाने तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बचा पाते हैं डिजीज से, वरना क्यों हम कोशिश करेंगे बचने की। समझ में आ रही है बात? अब ये टू टर्म्स हैं, वैसे तो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे ही बोलते हैं लोग, साइंस एंड सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स इंटरचेंजेबली यूज कर देते, कहीं साइन बोल दिया कहीं सिम्टम बोल दिया। लेकिन अगर ये एक दूसरे के सिनोनिम होते तो फिर एक ही वर्ड यूज करते ना। यहाँ कभी सिनोनिम्स को ऐसे लिखा जाता है एंड करके? नहीं लिखा जाता, और करके लिख देते फिर तो, या फिर कोई एक लिखते, इसका मतलब इनमें कोई ना कोई तो डिफरेंस है, तभी तो ऐसा लिखा है साइंस एंड सिम्टम्स। वो अलग बात है कि इनको हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। इवन डॉक्टर्स भी इतना सीरियस नहीं लेते कि कौन सा साइन है कौन सा सिम्टम है, क्योंकि समझ करके भी क्या कर लोगे कि कौन है साइन कौन है सिम्टम। सोच लो ना बात को, क्या ऐसा होता है कि साइन है इसके लिए ट्रीटमेंट अलग चलेगा, सिम्टम है इसके लिए ट्रीटमेंट अलग चलेगा? ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो समझ करके भी क्या कर लोगे, इसलिए डॉक्टर फिर ज्यादा सोचते भी नहीं है, साइंस एंड सिम्टम्स बोल देते हैं कहीं ना कहीं, ये साइंस एंड सिम्टम्स है। लेकिन फिर भी हमें पता तो होना चाहिए ना, एनसीईआरटी ने भी नहीं समझाया, एनसीईआरटी ने भी ऐसे लिखा है ईच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स। एनसीईआरटी ने सिंपल ऐसे लिख दिया, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि साइंस और सिम्टम्स इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, हालांकि ये इतनी डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको आइडिया बस दे दूं ताकि आपको लगे नहीं आगे कि जब कभी आप पढ़ो तो आप कहोगे क्या उन्होंने तो बेवकूफ बना दिया था, उन्होंने तो एक ही बता दिया था मुझे कि साइंस और सिम्टम एक ही बात होती है। एक ही बात नहीं होती है, अंतर होता है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? कि जो साइंस होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस। क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस। और जो सिम्टम्स होते हैं ये होते हैं सब्जेक्टिव एविडेंसेस। ये होते हैं सब्जेक्टिव एविडेंसेस। तो जो ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं साइंस, और जो सब्जेक्टिव एविडेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं सिम्टम्स। तो ये सर ये कौन से समझ में आ गए हमें वर्ड, है ना? जैसे साइंस के सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, वैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये क्या, ये भी नहीं आ रहा है। तो अभी तो मैंने सिर्फ बताया है कि ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस हैं और ये सब्जेक्टिव, और मतलब क्या होता है वो अपन समझते हैं। पहले मैं समझाता हूँ सिम्टम्स को, मतलब सब्जेक्टिव एविडेंसेस क्या होते हैं। एक पर्सन है जिसको कोई एविडेंस फील हो रहा है, मतलब उसको पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ है बॉडी में, लेकिन सिर्फ उसी को पता चल रहा है, उसके आसपास के जो लोग हैं उन्हें कानों कान खबर तक नहीं हो रही है, तो उसको ये प्रॉब्लम है। मतलब जो चीज हो रही है ना बस उस पर्सन को पता है और किसी को पता ही नहीं है कि उसको क्या प्रॉब्लम है या उसकी बॉडी में क्या दिक्कत है। वो जब तक बता नहीं देगा ना, जिस पर्सन पे एविडेंस आ रहा है ना, वो बता नहीं देगा तो दूसरों को पता ही नहीं चलेगा। तो क्या कहोगे, ये क्या है? सिम्टम है। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ, किसी एक पर्सन को हेडेक हो रहा है, एक पर्सन है जिसको हेडेक हो रहा है। अब बताओ, हेडेक जिस पर्सन को हो रहा है उसी को तो पता है ना कि उसको हेडेक हो रहा है, क्या उसके आसपास के लोगों को पता है क्या? पता कब चलेगा, जब वो बता देगा कि यार मुझे हेडेक हो रहा है यार, तभी पता चला ना। क्या देख करके कोई बता सकता है कि इसको हेडेक हो रहा है? नहीं। हाँ, अनकंफर्ट फील हो सकता है, यार आज कुछ अनकंफर्ट सा फील कर रहा, लेकिन एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकता ना कि हेडेक हो रहा है। मतलब ये सिर्फ किसको फील हो रहा है? पर्सन को, जिसको कि हेडेक हो रहा है बस उसी को पता है और किसी को पता नहीं है। क्या कहोगे इसको? सिम्टम कहोगे, सब्जेक्टिव एविडेंस, सिर्फ सब्जेक्ट को पता चल रहा है। सब्जेक्टिव एविडेंस मतलब क्या हो गया, ये सिम्टम हो गया। बात समझ में आ गई ना? तो जैसे बॉडी में जो भी पेन होते हैं, है ना, और बाकी के पेन, एब्डोमिनल पेन, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो पेन होते हैं, ये सब क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं एक तरीके से। समझ में आ रही बात? इसी तरह से टायर्डनेस, थकान होती है कई सारी डिजीज जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह में, मतलब टायर्डनेस भी तो खुद ही फील होती है, दूसरों को तो जब आप बोलोगे तभी पता चलेगा, वरना कैसे पता चलेगा कहीं ना कहीं। या फिर नॉजिया, वॉमिटिंग सेंस जो आता है, मतलब सभी को तो फील होता है और बाकी लोगों को पता थोड़ी ना चल रहा है कहीं ना, जब आप बताओगे तभी तो पता चलेगा दूसरों को। तो ये सब होते हैं सब्जेक्टिव एविडेंस, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? सिम्टम्स बोलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव एविडेंस। मतलब आप समझ गए होंगे शायद आप, एक पर्सन को कोई एविडेंस आया और सबको पता चल गया कि क्या गड़बड़ है, ये कहलाएंगे क्या? ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस, मतलब कि साइंस। जैसे मान लो किसी को कफिंग हो रही है, खांसी आ रही है, मतलब वो ना भी बताए तो भी आसपास के सभी लोगों को पता चल जाता है कि प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है, खांसी हो रही है इसको। समझ रहे हैं बात को? स्नीजिंग, छींकें आ रही है कंटिन्यूअसली, बताओ, तो सभी को पता चल जाता है, बताने की जरूरत होती है यार मुझे छींकें आ रही है, भैया सामने वाला पता है यार मुझे, तो दिख रहा है मुझे छींकें आ रही है तुझे। समझ में आ रही है ना? तो ये सब क्या हो गए? ऑब्जेक्टिव एविडेंस। अगर सब्जेक्ट के अलावा के लोगों को भी, आसपास के लोगों को पता चल जाए तो वो कहलाएंगे क्या? ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस। और इन्हें अपन क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। बताओ, साइंस और सिम्टम्स में डिफरेंस समझ में आया? और कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे एविडेंसेस होते हैं जिनमें हम क्लियर बता ही नहीं पाते कि वो साइन वाली कैटेगरी में आएगा या सिम्टम वाली कैटेगरी में आएगा। इसी वजह से फिर इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं।
क्योंकि आपने ये पता करके कर भी क्या लिया कि कोई साइन है, कोई सिम्टम है। आप खुद सोचो ना, इसलिए इनका ज्यादा उतना कोई खास वैल्यू नहीं होती। अच्छा मुझे वो बताओ, जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको देख करके ही कुछ चीजें तो पता कर लेता है, और कुछ के लिए आपसे क्वेश्चंस पूछता है, कल कहाँ गए थे, कल क्या खाया था, है ना, इस तरह की चीजें पूछते हैं ना कई बार। वो जो क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं वो क्या जानने के लिए पूछ रहे होते हैं, साइंस या सिम्टम्स? साइंस या सिम्टम्स? सिम्टम्स। क्यों? क्योंकि वही तो ऐसे हैं जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। साइंस तो उन्हें खुद दिख रहे हैं। जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास पहुंचे और आपको स्नीजिंग हो रही है, कफिंग हो रही है, पूछेंगे थोड़ी ना स्नीजिंग होती है क्या, कफिंग होती है क्या? आप बोलोगे बेवकूफ है क्या, दिख नहीं रहा, हो रही है कफिंग, स्नीजिंग हो रही है। समझ रहे बात को? तो ये मतलब पता चल जाते हैं उनको खुद, जो पता नहीं चलते उसी को तो वो पूछेंगे आपसे। समझ में आ गया? लेकिन ओवरऑल जो डायग्नोसिस वो करते हैं वो साइंस और सिम्टम्स दोनों के बेसिस पे ही तो करते हैं, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। भले उसको आप साइन बोल दो, भले आप उसको सिम्टम बोल दो, उससे फर्क क्या पड़ता है, लेकिन जितने ज्यादा एविडेंसेस पता चलेंगे डॉक्टर को डायग्नोसिस करने में उतनी ही हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी। समझ में आ गई? इस तरह से तो ऑब्जेक्टिव एविडेंस है, सब्जेक्ट, ये सिर्फ समझने के लिए था, इतना डिटेल में कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। आप तो इंटरचेंजेबली यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन एनसीईआरटी में भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रखा है इनके बारे में, तो मैंने आपको बता दिया कि इंटरचेंजेबली यूज जरूर करते हैं इनको, लेकिन ये दोनों क्या है, अलग अलग बात समझ में आ गई ना बेटा? चलिए, तो ये तो हो गए साइंस एंड सिम्टम्स की बात। और उसके बाद जब आप बात करोगे तो फिर यहाँ पर बात आती है क्लासिफिकेशन की। अगले ही पॉइंट जो है ना वो क्लासिफिकेशन को लेकर के डिजीज का। तो जो डिजीज होती हैं उनको हम ब्रॉडली टू ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, ब्रॉडली टू ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। टू ग्रुप्स क्या क्या है? एक तो इन्फेक्शियस डिजीजेस और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो डिजीजेस आर ऑफ टू टाइप्स, डिजीजेस आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ब्रॉड वे में। एक तो इन्फेक्शियस और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस। टर्म से भी क्लियर है। इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो जनरली वन पर्सन टू अनदर पर्सन इजिली क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। अगर कोई डिजीज वन पर्सन टू अनदर पर्सन इजिली ट्रांसमिट हो पा रही है तो उस डिजीज को आप बोलोगे इन्फेक्शियस डिजीज। अगर इसका अपोजिट है तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब अगर एक डिजीज किसी भी तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो रही है तो उसे आप क्या बोलोगे, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब ट्रांसमिशन का मतलब क्या, इसको समझना जरा। जैसे मान लीजिए कई बार होता है ना कि हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है, तब भी हम क्लास में आते हैं। तो एक दिन आपको कॉमन कोल्ड हो रखा है, जुकाम हो रखा है, और आप क्लास में आते हैं, ठीक है, आप अपनी बेंच पर जहां बैठा करते हो जनरली वहीं आकर के आप बैठ गए। थोड़ी देर में आपका जो फ्रेंड है जो आपके साथ बैठा करता है डेली, वो भी आपके पास में आकर के बैठ गया। आप पढ़ रहे हो दोनों के दोनों लोग, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो। अब आपको क्योंकि कॉमन कोल्ड हो रखा है तो आप स्नीजिंग, है ना, थोड़ी बहुत कफिंग, ये सब कर रहे हो, म्यूकस जो है वो आपका बाहर आ रहा है, आने नहीं दे रहे हो, बाहर आ रहा है, आने नहीं दे रहे हो, वो वाला फंडा भी चल रहा है आपके साथ। अब ठीक है, आपने क्लासेस अटेंड की दोनों लोगों ने, और दोनों लोग अपने अपने हॉस्टल चले गए। अब जो आपका फ्रेंड था जो दिन भर आपके बगल में बैठ करके क्लासेस अटेंड कर रहा था, अभी तक तो उसको कुछ अजीब सा फील नहीं हो रहा था, नॉर्मल था वो। लेकिन वो क्या देखता है कि सोने के थोड़ा पहले उसको भी हल्की फुल्की छींकें आ गई, मतलब स्नीजिंग हो गई, उसको भी थोड़ा सा टायर्डनेस अजीब सा लगने लग गया है ना। उसने कहा चलो होगा, कोई बात नहीं, थक गए होंगे आज, सो जाते हैं। सो गया वो। मॉर्निंग में उठा के देखा कि यार उसको भी फीवर है, उसको भी हेडेक हो रहा है, उसको भी अब स्नीजिंग ज्यादा हो रही है ना, उसको भी कहीं ना कहीं थकान ज्यादा लग रही है, टायर्डनेस लग रही है। मतलब क्या हुआ, उसको भी कॉमन कोल्ड हो गया। अभी उसको कॉमन कोल्ड किसकी वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ। या ये कह लो कि उसकी गलती थी कि वो आपके पास बैठ गया, ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ हुआ क्या कि जो कॉमन कोल्ड आपको था वो ट्रांसमिट हो गया आपके फ्रेंड में, उसको भी हो गया कॉमन कोल्ड आपकी वजह से। तो ये होता है क्या, डिजीज का ट्रांसमिशन। बताओ, कॉमन कोल्ड आपको था लेकिन आपके कांटेक्ट में आने की वजह से आपके फ्रेंड को भी हो गया या नहीं हो गया? तो बताओ यहाँ क्या हुआ, डिजीज का ट्रांसमिशन हुआ। तो ये डिजीज क्या कहलाएगी, इन्फेक्शियस डिजीज, क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो गई या नहीं हो गई। ऐसे कोविड-19 का फंडा भी तो यही था, तभी तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने को बोलते थे कि लोगों से थोड़ी सी दूरी बना करके रखो। क्या पता आप मार्केट गए और मार्केट में आप एक ऐसे पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आ गए जिसको कि कोविड-19 का इन्फेक्शन हो रखा है। अब बताओ, वहीं पर उसने अगर मान लो कफिंग कर दी, स्नीजिंग कर दी, तो हो सकता है कि आपको भी वो इन्फेक्शन लग जाए, क्योंकि वो भी क्या थी, एक इन्फेक्शियस डिजीज थी, क्या है, वो भी क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है या नहीं। समझ में आ रही है?
तो कोई भी डिजीज अगर 1% टू अनदर पर्सन इजिली ट्रांसमिट हो पा रही है तो उस डिजीज को आप क्या बोलते हो, इन्फेक्शियस डिजीज। और अगर नहीं हो पा रही है तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे अपन दूसरे का एग्जांपल ले लें कि जैसे मान लीजिए आप जितने भी लोग अपन यहाँ पर हैं वैसे बहुत सारे लोगों की फैमिली में किसी ना किसी मेंबर को डायबिटीज हो रखी होगी। बहुत कॉमन हो गई है बात, बहुत कॉमन, मतलब सबका भी नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों की फैमिली में किसी ना किसी को आज के टाइम पर डायबिटीज होगी क्योंकि बहुत कॉमन हो गई। अब एक फैमिली मेंबर को डायबिटीज है लेकिन बाकी फैमिली मेंबर तो 24 आवर्स उसके साथ रहते हैं, क्या सभी को डायबिटीज हो जाती है? नहीं होती है। इसका मतलब वो डिजीज ट्रांसमिट नहीं हो रही है। मतलब वो डिजीज ट्रांसमिट नहीं हो रही, इसका मतलब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अगर कोई डिजीज 1% टू अनदर पर्सन इजिली ट्रांसमिट हो रही है तो इन्फेक्शियस, और अगर ट्रांसमिट नहीं हो रही है तो नॉन इन्फेक्शियस। बात समझ में आ गई? तो इन्फेक्शियस के अपन ने क्या क्या एग्जांपल पढ़ लिए, तो कॉमन कोल्ड पढ़ लिया, कोविड-19 पढ़ लिया। नॉन इन्फेक्शियस का डायबिटीज पढ़ लिया, ये तो समझने वाली बात। एग्जाम्पल में एनसीईआरटी में क्या क्या लिखे हैं, जैसे यहां पर इन्फेक्शियस में एक एग्जाम्पल लिखा है एनसीईआरटी ने, एड्स, एड्स। और नॉन इन्फेक्शियस में एग्जाम्पल लिख रखा है कैंसर, कैंसर। एड्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है, कैंसर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता है। बात समझ में आ रही ना? अच्छा, यहां पर एक और बात मैं आपको समझा दूं कि ट्रांसमिशन का तरीका अलग हो सकता है। जो मोड होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं, कि मतलब एक डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती कैसे है, तो जाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। समझ रहे हो बात को? तो वो अपन बाद में बातें करेंगे ये सब, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। कई बार होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वाला फंडा, आपकी बॉडी के निकले हुए जो म्यूकस के ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी दूसरी बॉडी में चले गए तो डिजीज हो गई, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। फीकल रूट, आपका जो फीकल मैटर था वो एक हेल्दी पर्सन के फूड के कांटेक्ट में आ गया है, इस वजह से उसको डिजीज हो गई, फीकल ओरल रूट। आगे पढ़ेंगे। एक होता है सेक्सुअल रूट, एक इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके साथ एक हेल्दी पर्सन ने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, अभी तो हेल्दी था लेकिन कुछ टाइम के बाद वो भी क्या दिखेगा, इन्फेक्टेड दिखेगा। एड्स में ऐसे ही तो होता है, एक पर्सन है जिसको एड्स हो रखा है और एक पर्सन है जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल पर्सन ने एक एड्स पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, नॉर्मल पर्सन भी क्या हो गया, एड्स पेशेंट बन गया कुछ टाइम के बाद। तो ये कौन सा रूट हुआ, ये सेक्सुअल रूट हुआ। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन भले ही अलग हो सकता है लेकिन अगर किसी भी तरीके से डिजीज दूसरे पर्सन में पहुंच पा रही है, बस पॉसिबिलिटी नहीं है अगर पहुंचने की, तो उसे आप क्या बोलोगे, इन्फेक्शियस डिजीज बोलोगे। बताइए बात समझ में आ गई ना? अच्छा, यहाँ पर और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, मलेरिया वो भी इन्फेक्शियस डिजीज है। अगर एक फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो पहले एक ऐसे पर्सन को बाइट करे जिसको कि मलेरिया हो रखा है और उसके बाद वो किसी एक दूसरे पर्सन को ऐसे को बाइट कर ले जो कि नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल पर्सन को भी क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। हाँ बताओ, यहाँ भी तो डिजीज का ट्रांसमिशन हुआ, भले ही एक वेक्टर की हेल्प से हुआ लेकिन डिजीज का ट्रांसमिशन तो हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो 1% टू 11% ट्रांसमिट होती है अलग अलग तरीकों से, जिनको अपन बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन वैरी कर जाए वो तो बात है, लेकिन अगर ट्रांसमिट भी होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे भी, तो आप बोलोगे क्या उसको, इन्फेक्शियस डिजीज। बताइए फंडा क्लियर हो गया पूरा कि नहीं हुआ? हाँ बेटा, फीमेल एनोफिल्स वो बाद में बात करेंगे, मलेरिया तो पूरा टॉपिक ही पढ़ना है अपन को, अपन अभी मलेरिया नहीं सीखने बैठ रहे हैं, अभी अपन डिजीज के टाइप पढ़ रहे हैं, मलेरिया तो पूरा का पूरा पढ़ेंगे। मेंटली अनफिट वाली बात भी अभी नहीं करनी। मतलब हाँ हाँ, तो मैंने कल ही बोला था कि हेल्थ इज अ ब्रॉड टर्म, उसको भी हेल्दी नहीं बोलोगे आप। अगर मेंटल डिसऑर्डर है किसी को, तो कल ही बताया था मैंने आपको, इसका मतलब मेंटल फिटनेस नहीं है, मेंटल वेलबींग नहीं है, इसका मतलब आप उसे हेल्दी नहीं बोल सकते। नहीं रहने तो कल का बोला था कि हेल्थ का सिर्फ इतना सा मतलब नहीं होता कि डिजीज की एब्सेंस, कल ही बताया था मैंने आपको। मैंने बोला होता है हेल्थ इज मेयरली नॉट एन एब्सेंस ऑफ डिजीज, सिर्फ डिजीज के एब्सेंट होने पर से आप हेल्थ नहीं बोल देते हो, कल ही बताया था। अनहेल्दी बोलोगे, हाँ अनहेल्दी है वो तो बिल्कुल। आपकी फैमिली की हिस्ट्री क्या है, तो उसको आप इन्फेक्शन से कॉल करोगे कि नहीं, वो भी अगर, क्योंकि वो तो जनरेशन वाला फंडा आ गया ना, एक टाइम पर प्रेजेंट लोगों में अगर ट्रांसफर हो रही है, आप जनरेशन की बात कर रहे हो, जनरेशन से नहीं, एक ही टाइम पर प्रेजेंट लोग हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स हैं, एक टाइम पर प्रेजेंट है, ग्रैंड फादर भी है, फादर भी है, और आप बैठे, अब इसी टाइम पर अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो बोलोगे जनरेशन नहीं, वो तो जीन वाली बात हो गई, उनको अपन तो नॉन इन्फेक्शियस में ही रखेंगे, है ना, इस तरह से। तो नहीं, 1% टू अनदर पर्सन नहीं होता है, वो आप ऑन्को वायरस की बात कर रहे हो शायद। नहीं नहीं, वो अपन कैंसर में आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, ये भी अपन नॉन इन्फेक्शियस में ही रखेंगे, इवन एनसीईआरटी ने भी नॉन इन्फेक्शियस में ही रखा है, तो आपको नॉन इन्फेक्शियस ही मान करके चलना, ठीक है।
चलो, तो ये हो गया डिजीज के क्लासिफिकेशन के बारे में। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि कौन सी डिजीजेस कॉमन है इनमें से। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉमन होती है बहुत ज्यादा। आप देखो ना, अभी तक हम लोग को जो डिजीज हुई है जनरली वो यही तो हुई है, जो कि आप कह सकते हो कॉमन कोल्ड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब तो हो रही है, निमोनिया हो गया, ये सब तो जनरली होती है। तो अगर कोई आपसे कहे कॉमन डिजीज क्या होती है, तो आप बोलोगे इन्फेक्शियस डिजीज। तो इन्फेक्शियस डिजीजेज आर कॉमन डिजीजेस, क्लियर, क्योंकि वो उतनी कॉमन नहीं होती है जितनी की ये होती है, इसलिए। दूसरी एक बात आती है कि फैटल कौन सी होती है। फैटल कौन सी होती है? दोनों। दोनों ही हो सकती है फैटल। ये आपके सामने जो एग्जाम्पल है, दोनों ही फैटल के एग्जाम्पल है। और एड्स भी एक फैटल डिजीज है, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है आज की डेट में। मतलब अगर किसी का कोई पर्सन एड्स पेशेंट है तो उसका ट्रीटमेंट 100% सही नहीं किया जा सकता, क्योंकि है ही नहीं इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल। और दूसरी तरफ कैंसर भी आप सबको मालूम है कि कैंसर अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोस हो जाए, डिटेक्ट हो जाए, तो भले थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कैंसर के सही होने के, वरना लेट हो जाए काफी ज्यादा तो फिर कैंसर के भी सही होने के चांसेस कम होते हैं, है ना। तो एड्स और कैंसर दोनों कैसी डिजीज है? फाइटल डिजीज है। मतलब आप कह सकते हो इन्फेक्शियस एज वेल एज नॉन इन्फेक्शियस, दोनों ही क्या हो सकती है? फाइटल हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं कहोगे कि वो फाइटल है या ये फाइटल, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना बेटा? तो ये लीजिए, ये हो गया किसके बारे में डिस्कशन? डिजीज के बारे में। तो ये इस तरह से यहाँ पर इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है, जिसमें अपन ने पहले हेल्थ के बारे में बेसिक बातें की और फिर हमने डिजीज के बारे में बेसिक बातें की। क्लियर हो गया ना? तो ये फर्स्ट टॉपिक जो था यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बातें करेंगे हम लोग कुछ टर्म्स की जो कि इम्यूनिटी से रिलेटेड। तो अब सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, some terms related to immunity। इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स की बातें करते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहला तो यही टर्म है, इम्यूनिटी। पहला तो यही टर्म है। हालांकि इम्यूनिटी को इसी पेज पर दो बार समझाया गया है, एक बार तो यहाँ पर और एक बार थोड़ा सा नीचे देखोगे जब इम्यूनिटी की बात की गई है, स्टार्ट की गई है, यानी कि आप कह सकते हो जहां इम्यूनिटी हेडिंग डली हुई है वहां पर भी। तो अपन पहले पूरा ही समझ लेते हैं इम्यूनिटी को अच्छे से, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। देखिए सीधी सी बात है, हम जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं उस एनवायरमेंट में तरह तरह के ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं। मतलब तरह तरह के क्या है? पैथोजेंस है। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं वहां तरह तरह के ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं, इसका मतलब इस जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं वहां तरह तरह के क्या है? पैथोजेंस है। और आपको मालूम है कि उनसे कंटिन्यूअस एक्सपोजर भी हमारा बना हुआ है। हम लोग कंटिन्यूअसली एक्सपोजर में है उनके, या हम हमसे उनका एक्सपोजर बना हुआ है कंटिन्यूसली। आप देखो ना, आप एनवायरमेंट से ही तो एयर ले रहे हो, आप एनवायरमेंट से ही तो वाटर ले रहे हो, आप एनवायरमेंट से ही तो फूड ले रहे हो। और बताओ, अगर एनवायरमेंट में प्रेजेंस है पैथोजेंस की, तो बताओ पैथोजेंस इन सभी के थ्रू आपकी बॉडी में आ सकते हैं या नहीं आ सकते? एयर के थ्रू आ सकते हैं, फूड के थ्रू आ सकते हैं, वाटर के थ्रू आ सकते हैं, और आते भी हैं। आ क्या सकते हैं? आते भी है। जब आप एयर इनहेल करते हो ऑक्सीजन के लिए, तो तरह तरह के पैथोजेंस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं। जब आप फूड खाते हो तो फूड के साथ भी कई बार तरह तरह के पैथोजेंस आपकी बॉडी में यानी आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं। जब आप वाटर ड्रिंक करते हो तो भी कई बार तरह तरह के पैथोजेंस आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या कर जाते हैं? एंटर कर जाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आ जाते हैं, जैसे फंजाई वगैरह, ये तो डायरेक्ट आपकी स्किन पर आकर के ग्रोथ कर लेते हैं। रिंगवर्म वगैरह हो जाता है या नहीं हो जाता है? इसका मतलब क्या? कि हम लोग कंटिन्यूअस एक्सपोजर में बने हुए तरह तरह के पैथोजेंस से जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, और ये आपको डिजीज भी कॉज कर सकते हैं। लेकिन आपको डिजीजेस तो इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं होती। आप देखो, हम कभी कभार ही हम बीमार पड़ते हैं, कभी कभार ही हमें डिजीज होती है। लेकिन जब हम बीमार हुए, जब हम डिजीज हुई, क्या तभी आपका एक्सपोजर हुआ है एक्चुअल में? क्या नहीं, एक्सपोजर तो आपको कंटिन्यूअसली हो रहा है, इवन अभी भी हो रहा है। इस एनवायरमेंट में क्या होंगे? बैक्टीरिया होंगे, वायरसेस होंगे, और आप कहीं ना कहीं एयर के साथ उनको इनहेल भी कर रहे होंगे। लेकिन क्या आपको डिजीज हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है डिजीज? इसी एबिलिटी की वजह से जिसका नाम है क्या? इम्यूनिटी। हमारे अंदर क्या है? इम्यूनिटी है। तो इम्यूनिटी की वजह से हम क्या कर पाते हैं? मैक्सिमम टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस से हम बच पाते हैं, उनको हम मार पाते हैं, उनसे हम फाइट कर पाते हैं। बताओ, अगर हम मोस्ट ऑफ द टाइम पैथोजेंस को मार पा रहे हैं, उनसे हम फाइट कर पा रहे हैं, उन्हें हम
खत्म कर पा रहे हैं, तो बताओ कहीं ना कहीं हम तभी तो डिजीज होने से बच पा रहे हैं या नहीं बच पा रहे हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि डिजीज के लिए जो रेजिस्टेंस है हमारे अंदर, उसी का नाम क्या है, इम्यूनिटी है। तो या तो आप ऐसे बोल दो कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे फाइट करने की जो एबिलिटी है हमारी, वो क्या है, इम्यूनिटी है। या फिर आप ऐसे बोल दो कि डिजीज के लिए जो रेजिस्टेंस है हमारी बॉडी में, वही क्या है, इम्यूनिटी है। बात समझ में आ गई ना। तो दोनों तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की जो एबिलिटी है वही है इम्यूनिटी। डिजीज के लिए रेजिस्टेंस जो है हमारी बॉडी में, वही क्या है। बात समझ में आ गई ना। अब आप कहोगे सर फिर कभी कभार भी क्यों हो जाती है। अगर इतनी ही अच्छी एबिलिटी है हमारे पास कि हम फाइट कर पाते हैं, हम उनको मार पाते हैं पैथोजेंस को, तो फिर कभी कभार भी क्यों हो जाती है फिर हमें डिजीज। अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है, मन में आएगा कि फिर कभी कभार भी क्यों हो रही, कभी नहीं हो फिर हमें डिजीज। एक्चुअली क्या होता है, एक तरह की फाइट है, वॉर है। अब कोई वॉर हो तो हर वॉर ऐसा तो होता नहीं इंडिया पाकिस्तान जैसा कि हमेशा इंडिया ही जीत रहा है। समझ रहे ना बात को, है ना। हर वॉर ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ वॉर में दूसरी साइड वाला भी जीतता है। अब वो तो एक्सेप्शन हो गया इंडिया पाकिस्तान वाला, कि वो जब भी वॉर होती है जीतता हमेशा इंडिया ही है, वो अलग बात है। तो यहाँ पर ऐसा ही फंडा है हमारे इम्यून सिस्टम और पैथोजन के बीच। एक्चुअल में क्या है कि जो इम्यूनिटी नेम की एबिलिटी है हमारी बॉडी की, वो कहां से आती है, इम्यून सिस्टम से। हमारी बॉडी में पूरा का पूरा सिस्टम है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। इसलिए तो लाइन लिखी है, इम्यूनिटी इज कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी इज कन्फर्ड बाय मतलब प्रोवाइडेड बाय। तो इम्यूनिटी इज कन्फर्ड बाय और इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय आर इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है हमें क्या, इम्यूनिटी। तो क्या होता है कि फाइट जब होती है इम्यून सिस्टम और पैथोजन के बीच में, तो मैक्सिमम टाइम तो हमारा इम्यून सिस्टम भारी पड़ जाता है, पैथोजन हार जाता है। और पैथोजन हार गया तो वो अपना रंग नहीं दिखा पाता, मतलब वो डिजीज कॉज नहीं कर पाता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पता चला पैथोजन भारी पड़ गया इम्यून सिस्टम पर, कि पैथोजन अपना रंग दिखा गया, हमारा इम्यून सिस्टम उसको खत्म नहीं कर पाया। बताओ फिर अगर पैथोजन रंग दिखा जाएगा तो फिर तो आपको डिजीज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो जब आपका इम्यून सिस्टम जीता है ना, तो आपको तो पता ही नहीं चलता कि कुछ हुआ भी था। आपकी बॉडी में पैथोजन आता भी है, पैथोजन को अपन खत्म भी कर देते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। पता तो हमें तब चलता है जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्चुअल में हार जाता है, मतलब पैथोजन जीत जाता है, क्योंकि तभी तो आने स्टार्ट होते हैं आपको क्या, साइंस एंड सिम्टम्स। और फिर आपको पता चलता है कि हमें क्या हो गई है, डिजीज हो गई है। समझ पा रहे हो ना बात को बेटा। तो ये कंसेप्ट होता है यहाँ पर। तो इम्यूनिटी के बारे में बात समझ में आ गई। बेसिक आइडिया भी है, इम्यूनिटी तो पढ़ना ही पढ़ना है इस चैप्टर में, पूरा का पूरा 2 या 3 लेक्चर तक तो इम्यूनिटी डिस्कस करते हैं अपन लोग। तो इम्यूनिटी का मतलब समझ में आया। तो कहां से आती है इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम से आती है। और इम्यूनिटी है क्या, एक तरह की रेजिस्टेंस है डिजीज के लिए, या फिर एक तरह की एबिलिटी है जिससे हम फाइट कर पाते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। क्लियर हो गई बात बेटा। चलो, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म इम्यूनिटी। सेकेंड टर्म लिखा हुआ है एंटीजन, जिसको कि हम लोग एग्लूटिनोजन भी बोलते हैं। एंटीजन या फिर एग्लूटिनोजन। तो एंटीजन या एग्लूटिनोजन दोनों है टर्म, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है एंटीजन। तो अब एंटीजन के बारे में समझता है, अच्छे समझ लेना, क्योंकि एंटीजन तो बहुत जगह आता है। एंटीजन एंटीबॉडी तो चलता रहता है इम्यूनिटी। तो एंटीजन का मतलब क्या होता है, एंटीजन का मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस, एंटीजन का मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो आपके इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडीज बनवाना स्टार्ट कर सकता हो। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर सकता हो आपके इम्यून सिस्टम के द्वारा। बस समझ जाओ कि वो सब्सटेंस क्या है, एंटीजन। तो एंटीजन इज द सब्सटेंस व्हिच कैन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम इम्यून सिस्टम। समझ में आई ना। ऐसा कोई भी सब्सटेंस एक्स वाई जेड कुछ भी, अगर वो आपकी बॉडी में आपके इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडीज बनवा पा रहा है, मतलब उसकी प्रेजेंस में आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है, तो समझ जाओ कि वो सब्सटेंस क्या है, एंटीजन। बात समझ में आ गई बात। अब यहां पर तो डेफिनेशन तो ऐसी बोली जाती है, लेकिन एक्चुअल में ये एंटीजन जो होता है ना, जिसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है, वो एंटीजन नॉन सेल्फ एंटीजन होना चाहिए। समझना मेरा ट्विस्ट है, यही पर एक ट्विस्ट है कि जो एंटीजन जिसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है ना, वो एंटीजन कौन सा होना चाहिए, नॉन सेल्फ एंटीजन होना चाहिए। होता क्या है फंडा, कि जो एंटीजन होते हैं ना, जो एंटीजन होते हैं वो सेल्फ एंटीजन हो सकते हैं या फिर
नॉन सेल्फ एंटीजन हो सकता है। मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में भी एंटीजन है और हमारी बॉडी के बाहर भी एंटीजन। समझना बात को, हमारी बॉडी में भी एंटीजन है और हमारी बॉडी पर भी एंटीजन है। तो जब बाहर वाला एंटीजन हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीजन है उनके लिए हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी नहीं बनाता है। तो आप जब ये डेफिनेशन बोलते हो ना कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है, जिसको हम एंटीजन बोलते हैं, तो किस रेफरेंस में बात की गई? नॉन सेल्फ एंटीजन के रेफरेंस में। क्योंकि सेल्फ एंटीजन के रेफरेंस में तो कभी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा, अगर बना रहे हैं तो फिर वो डिसऑर्डर है, जिसको अपन बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पढ़ा होगा आपने, एक जगह आती है लाइन मस्कुलर वाले चैप्टर में, मसल्स वाले चैप्टर में आता है, नहीं आता? इवन आपने हाशीमोटो डिजीज भी शायद पढ़ी हो, है ना? हाशीमोटो डिजीज पढ़ी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पढ़ी होगी, ये सब क्या थी वहां लिखा भी था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है आपके खुद के एंटीजन के अगेंस्ट, जबकि नहीं बनाना चाहिए। बनाना चाहिए किसके अगेंस्ट? नॉन सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट। समझ रहे बात को? तो वो तो गड़बड़ी है, नॉर्मली तो नहीं होता ना। तो नॉर्मली के रेफरेंस में क्या बोला जाता है कि बाहर से आने वाला कोई भी सब्सटेंस, बाहर से आने वाला कोई भी सब्सटेंस अगर आपकी बॉडी में आकर के आपके इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करवा पा रहा है तो उस सब्सटेंस को क्या बोलोगे? एंटीजन बोलोगे। समझ में आ गई बात? क्योंकि अपन का मतलब एंटीजन से किसके लिए होता है जनरली? नॉन सेल्फ एंटीजन। सेल्फ एंटीजन से हमारा कोई खास लेना देना नहीं होता। समझ में आ गई बात? तो आप कह सकते हो एंटीजन हमारे खुद के भी है, एंटीजन हमारे बाहर भी है। तो जो बाहर से आएंगे हमारे अंदर वो इन्हीं के लिए तो एंटीबॉडीज बनाई जाएंगी, अपने लिए थोड़ी ना एंटीबॉडीज बनाई जाएंगी। अगर बनाएंगे भी तो फिर वो डिजीज है जिसको क्या बोलते हो? ऑटो इम्यून डिजीज। बात समझ में आ गई ना? तो आप जो डेफिनेशन पढ़ते हो किसके लिए पढ़ते हो? मेनली नॉन सेल्फ एंटीजन के लिए पढ़ते हो। अब एंटीजन तो समझ में आ गई डेफिनेशन, लेकिन ये एंटीजन है क्या? एंटीजन मतलब कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल, वो प्रोटीन हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, मतलब पॉलीसैकेराइड वगैरह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल वो एंटीजन का काम कर सकता है। बात समझ में आ गई? लेकिन ये मॉलिक्यूल कहाँ होंगे? ये कई बार किसी सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे अभी अपन ने बोला ना सेल्फ एंटीजन। बताओ हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स है उन सभी सेल्स की सरफेस, जिसको कि अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उस पर प्रेजेंट है क्या? एंटीजन। जैसे आपने पढ़े भी हैं, ब्लड ग्रुप आपने जब पढ़े होंगे तो आरबीसी की सरफेस पर आपने एंटीजन पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? कैपिटल ए एंटीजन, कैपिटल बी एंटीजन, ये क्या थे? एंटीजन ही तो थे जो आरबीसी की सरफेस पर थे। आरबीसी क्या हम लोग की सेल नहीं है? है ना? तो हम लोग की बॉडी की हर सेल पर क्या है? एंटीजन प्रेजेंट है। वो तो ब्लड ग्रुप पे आपने जो पढ़ा था वो आरबीसी की सरफेस पर है, वरना बॉडी की हर सेल पर क्या है? एंटीजन है। और ये चीज आपने सेल में भी पढ़ी होगी, सेल टू सेल रिकॉग्निशन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, वहां भी आपको सर ने बताया होगा कि यही तो होते हैं एंटीजन। तो सेल की, हमारी बॉडी की जो सेल्स है उनकी सरफेस पर है क्या प्रेजेंट? एंटीजन। लेकिन वो कौन से एंटीजन हुए? सेल्फ एंटीजन हुए। मतलब उनके लिए हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज जनरली नहीं बनाता। अगर बना रहा है तो फिर वो डिजीज है, आपको ऑटो इम्यून डिजीज। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर कोई बाहर से आए ऐसी सेल, अगर कोई बाहर से आए ऐसी सेल जिस पर एंटीजन प्रेजेंट है, तो बताओ वो तो सेल्फ एंटीजन नहीं है ना, वो क्या हो गए? नॉन सेल्फ एंटीजन। बताओ उनके अगेंस्ट तो एंटीबॉडीज बनाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम की नहीं बनाएगा। तो जैसे मान लो बाहर से बैक्टीरिया आ रहा है हमारे अंदर, बताओ बैक्टीरिया भी तो क्या है? एक सेल ही तो है। बताओ उसकी सरफेस पर भी क्या होंगे? एंटीजन होंगे कि नहीं होंगे? वो एंटीजन कौन से हो गए? नॉन सेल्फ एंटीजन। बताओ बैक्टीरिया की सरफेस पर प्रेजेंट एंटीजन नॉन सेल्फ एंटीजन, उनके लिए तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज बनाएगा या नहीं बनाएगा? समझ में आ गई बात? तो आप कह सकते हो कि जो पैथोजेंस होते हैं उनकी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं क्या? एंटीजन। हाँ, कई बार वो सेल नहीं भी होती तब भी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं एंटीजन। जैसे बैक्टीरिया, वो तो सेल है, जो बैक्टीरियल सेल होती है वो तो सेल हो गई ना, प्रोकैरियोटिक सेल। फंगल सेल, है ना? इसके अलावा आप कह सकते हो प्रोटोजोअन सेल, ये सेल है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि हेलमिंथ, उसमें भी सेल। लेकिन वायरस वो सेल थोड़ी ना है। लेकिन वायरस की सरफेस पर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए मैंने सिंपली बोल दिया कि जो भी पैथोजन होता है जो हमारी बॉडी में आता है बाहर से, उसकी सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीजन। और मतलब पैथोजन की सरफेस पर प्रेजेंट एंटीजन क्या कहे जाएंगे? सेल्फ एंटीजन या नॉन सेल्फ एंटीजन? नॉन सेल्फ एंटीजन, क्योंकि बाहर से जो आ रहा है। समझ में आ गई ना? इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा ट्रांसप्लांटेशन करवाना होता है, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट। तो अपन क्या करते हैं? दूसरे का ऑर्गन अपनी बॉडी में लेकर के आते हैं। मतलब दूसरे का ऑर्गन लेकर के आ रहे हैं तो दूसरे की सेल्स भी तो लेकर के आ रहे हैं।
तो ये सेल्स अपनी सेल है क्या? नहीं। तो इन पर जो एंटीजन होंगे वो भी तो अपने नहीं हुए, वो क्या होंगे? नॉन सेल्फ एंटीजन। तो इनके लिए भी क्या बन जाती है, कई बार एंटीबॉडीज बन जाती है। हालांकि बनती नहीं है जनरली, क्योंकि है तो एक ही स्पीसीज के, तो वहां पर दूसरा कंसेप्ट आ जाता है, टी किलर सेल्स वाला, वो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन बताओ वो भी तो नॉन सेल्फ एंटीजन हुए कि नहीं हुए? सेल्फ एंटीजन तो नहीं हुए ना। इसके अलावा जो एलर्जेंस होते हैं कई, जो आपको एलर्जी कॉज करते हैं, वो भी किसकी तरह काम करते हैं? एंटीजन की तरह। जैसे होता है ना, कई लोगों को एलर्जी होती है डस्ट से, अगर थोड़े से भी डस्ट पार्टिकल्स उनके अंदर चले जाए ना, उनकी दिन भर हालत खराब हो जाती है बहुत ज्यादा। डस्ट से एलर्जी होती है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को माइट्स से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को पॉलिन ग्रेन से एलर्जी होती है। और ये सब क्या है? ये भी तो एंटीजन है। भले इनको एलर्जेंस बोल रहे हो, लेकिन ये भी किसकी तरह काम करते हैं? एंटीजन। मतलब ये भी अगर बॉडी में आते हैं तो उनसे क्या बनती है? इनके लिए एंटीबॉडीज बनती है हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा। समझ में आ गई बात? इसके अलावा जो वेनम होता है, वेनम अभी बढ़ाएंगे आपको, कि जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं, उनके जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, वो क्या करते हैं? वेनम कहलाते हैं। और वो भी किसकी तरह काम करते हैं? एंटीजन की तरह काम करते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि मान लो पता चला किसी इंसेक्ट ने आपको बाइट कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हनी बी ने आपको बाइट कर लिया, तो हनी बी ने बाइट कर लिया, तो हनी बी की बॉडी से आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो टॉक्सिन सब्सटेंस गया कि नहीं गया, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। बताओ वो जो टॉक्सिन है उसको क्या बोलते हो? वेनम। और वो भी किसकी तरह काम करता है आपकी बॉडी में? एंटीजन की तरह काम करता है। मतलब वो भी एंटीबॉडीज बनवाता है आपकी बॉडी में आकर। समझ में आ गई ना? तो एंटीजन का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ बात आती है कि एंटीजन की एक और इंपॉर्टेंट बात, तो ये डायग्राम अपने मॉड्यूल में नहीं है, तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा बना लीजिएगा, शॉर्ट में ही बनाना है, ज्यादा डिटेल में नहीं बनाना है। वही बना लीजिएगा मॉड्यूल में जहां एंटीजन लिखा है, वही बना लेते हैं, छोटा सा एक डायग्राम है बस। देखिए क्या फंडा है कि जैसे मान लो मैंने कहा, ये मैंने नीचे पूरा नहीं बनाया जानबूझ करके, कि नीचे मान लो कोई एक सेल, ठीक है, हो सकता है कि वो पैथोजन की सेल हो और हो सकता है कुछ और भी हो, है ना। तो ये नीचे एक सरफेस है और उस सरफेस पर प्रेजेंट है क्या? एंटीजन। स्ट्रक्चर पर कुछ भी एंटीजन हो सकता है। तो ये मान लो कोई पैथोजन था नीचे, ये पैथोजन की सरफेस है ये, मतलब, और इस पर क्या है प्रेजेंट? है एंटीजन का मॉलिक्यूल। अब एंटीजन में भी कुछ साइट्स होती है, वो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं का रोल आएगा आगे इम्यून सिस्टम में, कि एंटीजन नेम का जो सब्सटेंस है उस पर भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स प्रेजेंट होती है, जिनको कि अपन क्या बोलते हैं? एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट्स, या फिर दूसरे वर्ड में बोले तो एपिटोप्स, सिंपली बोले तो एपिटोप्स। ये एपिटोप्स पढ़ रहे हो अभी? जब एंटीबॉडीज पढ़ेंगे ना तो पैराटोप्स आएगा, और एपिटोप्स पैराटोप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी समझ में आएगा आपको लॉक एंड की वाला कंसेप्ट, कि कैसे बाइंडिंग होती है, कैसे रिएक्शन होती है। तो ये जानना बड़ा जरूरी है। ये क्या है? एपिटोप्स है। अब एपिटोप्स का नंबर फिक्स नहीं होता, ये नंबर फिक्स नहीं होता, कुछ किसी भी नंबर में हो सकते हैं। जबकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक एंटीबॉडी में पैराटोप का नंबर क्या होता है? फिक्स होता है। यहाँ फिक्स नहीं होता है नंबर, और ये रैंडमली डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइज, डिफरेंट तरह के होते हैं। मतलब ये डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? एपिटोप्स होते हैं। आप देखो ना, किसी को मैंने किसी कलर में बनाया, किसी का शेप कुछ बनाया, किसी का शेप कुछ बनाया, रैंडम होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के, अलग अलग नंबर में ये प्रेजेंट। बात समझ में आ गई ना? तो याद रखना कि एक सरफेस है, हो सकता है कि वो सरफेस हो पैथोजन की, हो सकता है कि वो किसी सेल की सरफेस हो, उस पर प्रेजेंट होता है एंटीजन, और एंटीजन पर प्रेजेंट होते हैं एपिटोप्स। ये ध्यान रखना, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और एपिटोप्स का नंबर फिक्स नहीं होता है,
और एपिटोप्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट, क्योंकि आगे ये चीज इंपॉर्टेंट आएगी बेटा, इसलिए इसको यहीं पर पढ़ लिया अपन, ठीक है। तो एक छोटा सा डायग्राम बना करके आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ये लीजिए बेटा, ये हो गई सेकंड एंटीजन। थर्ड एंटीबॉडी, इसका दूसरा नाम क्या होता है? एग्लूटिनिन। एग्लूटिनिन। अब एंटीबॉडी, तो अभी एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा तो है कि जब कोई सब्सटेंस हमारी बॉडी में आए और हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एंटीजन। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एंटीजन के रिस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम जिनको बनाता है वो क्या होते हैं? एंटीबॉडीज। ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन कौन बनाता, क्या बनाता है, ये तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है वो होता है बी लिम्फोसाइट से। आपको मालूम है लिम्फोसाइट्स मेनली दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट मेनली, वरना नेचुरल कलर सेल्स भी लिम्फोसाइट्स होती है। तो बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट सीक्रेट करती है क्या? एंटीबॉडीज। और ये किस नेचर की होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स नेचर। तो आप कह सकते हो कि एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स secreted by B lymphocytes in response to an antigen. In response to an antigen. एक एंटीजन के रिस्पॉन्स में, कौन सा एंटीजन? सेल्फ या नॉन सेल्फ? नॉन सेल्फ, ये जरूर ध्यान रखें। एक नॉन सेल्फ एंटीजन के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में जो बी लिम्फोसाइट्स है वो जिन ग्लाइकोप्रोटीन्स को सीक्रेट करती हैं वही ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या कहलाती हैं? एंटीबॉडीज कहलाती है। बात समझ में आ गई? तो ये एंटीबॉडीज की बात होगी, पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत लंबा डिस्कशन होगा एंटीबॉडीज के बारे में। फोर्थ टर्म है एंटी सीरम, यही है ना? एंटी सीरम। अब देखो सीरम तो पढ़ रखा है आपने, पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा? सीरम का मतलब ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, है ना? अगर ब्लड प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को और हटा दें तो फिर जो ब्लड प्लाज्मा बचता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? ब्लड सीरम बोलते हैं। या यूं बोलो कि ब्लड है आपके पास, ब्लड में से पहले हटा दो ब्लड सेल्स, जितनी भी सेल्स है वो सब हटा दो, मतलब सेल्स हटा दी, क्या बचा? ब्लड प्लाज्मा। अब इस ब्लड प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हटा दो, अब क्या बचा? सीरम। तो ब्लड सीरम का मतलब समझ में, ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, या फिर ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस क्लॉटिंग फैक्टर्स, ऐसा भी बोल सकते हो आप। क्लियर है बात? अब मैं सीरम की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सीरम में ही तो मिलती है आपको एंटीबॉडीज। आपको मैंने कल ही बताया था, मतलब सैटरडे को ही बताया था कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो ह्यूमर में प्रेजेंट होती हैं, बॉडी फ्लूइड्स में। और बॉडी फ्लूइड्स में क्या क्या हो सकता है? जैसे ब्लड हो सकता है ना, स्वेट हो सकता है, आप क्या हो, टीयर्स हो सकते हैं, सलाइवा हो सकती है, इन्हीं सब में तो होती है प्रेजेंट एंटीबॉडी। लेकिन मेनली कहां प्रेजेंट होती है? ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में। लेकिन ब्लड प्लाज्मा में भी किस कंपोनेंट पर? सीरम वाले कंपोनेंट, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स में नहीं होती है एंटीबॉडी। अरे आपने पढ़ा होगा ना कि जो ब्लड प्लाज्मा होती है उसमें दो टाइप की प्रोटीन्स मिलती हैं, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। और जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ना वही तो है एंटीबॉडीज, तभी तो बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, तभी तो बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। तो एंटीबॉडीज का एक और नाम इम्यूनोग्लोबुलिन। तो चाहो तो आप ये भी लिख देना उसी के आगे, इम्यूनोग्लोबुलिन। और इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से तो उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईजी। तभी तो नेम बनते हैं आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, इसलिए तो बनते हैं नेम। तो आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन। और इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम की क्या है? ग्लोबुलिन प्रोटीन्स है। और आपको मालूम है कि ग्लोबुलिन प्रोटीन्स कहाँ होती है? ब्लड प्लाज्मा में ही तो होती है। क्लियर हो रही है ना सारी चीजें? लिंक कर पा रहे हो ना? अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? सीरम नहीं पढ़ रहे, अपन एंटी सीरम पढ़ रहे हैं। तो मतलब क्या कि सीरम में प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज। लेकिन क्या हमेशा प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज? नहीं। जब आपकी बॉडी में कोई नॉन सेल्फ एंटीजन होगा तभी तो एंटीबॉडीज बनेगी, वरना क्यों बनेगी? लेकिन अगर है तो वो कहां होंगी? सीरम में। तो अगर एक ऐसा सीरम जिसमें आपको एंटीबॉडीज दिखाई दे रही है किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, अगर आपको सीरम में एंटीबॉडीज दिखाई दे रही है किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, नॉन सेल्फ एंटीजन के लिए, तो आप समझ जाओ कि वो सीरम अब क्या है? एंटी सीरम। तो क्या समझ सकते हो कि सीरम विद एंटीबॉडीज फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजन, यही सीरम क्या कहलाता है? एंटी सीरम। तो एंटी वर्ड लगा है, इसका मतलब एंटीबॉडीज। तो सीरम में अगर है एंटीबॉडीज तो वो सीरम क्या हो गया? एंटी सीरम। बात समझ में आ गई ना? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट में रेडीमेड एंटी सीरम्स मिलते हैं, एटीएस, एआरएस, इस तरह से। एंटी टिटनस सीरम, एंटी डिप्थीरियल सीरम, एआरएस, एंटी रेबीज सीरम, ये मिलते हैं मेडिकल स्टोर पर, फ्रिज में रखे रहते हैं वो सीरम, एंटी सीरम बोलते हैं उनको, है ना? तो ये एंटी सीरम मिलते हैं। जैसे मान लो कि भाई किसी को चोट लग जाती है, 24 आवर्स के अंदर आप डॉक्टर के पास चले जाते हो तो टीटी का इंजेक्शन लगाते हो,
बोलते ना टीटी का इंजेक्शन ले आओ, वो फ्रिज से निकाल करके दे देते टीटी। टीटी मतलब टिटनेस टॉक्सॉइड, मतलब वैक्सीन। तो 24 आवर्स के अंदर अगर आप पहुंच जाते हो, पूछते ना वो चोट कब लगी थी, आपने बोला अभी लगी थी 2-3 घंटे पहले, तो ठीक है टीटी ले आओ। फिर टीटी कितने का आता है? 10-15 रुपए का। लेकिन अगर 24 घंटे से ज्यादा हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए चोट लगी हुई, फिर आप डॉक्टर के पास जाते, तो डॉक्टर बोलते कितना टाइम हुआ? आपने कहा 2-3 दिन हो गए। बोलेंगे 2-3 दिन हो गए, अच्छा फिर एक काम करो, जाओ एटीएस ले आओ, एंटी टिटनस सीरम। फिर ले आना है आपको एंटीबॉडीज, ताकि तुरंत काम हो। समझ रहे हैं? तो ये आगे कंसेप्ट आया कि टीटी और एटीएस में क्या डिफरेंस है, कौन कब लगाना होता है, क्यों, ये सारी चीजें आप सीखोगे आगे। तो एंटी टिटनस सीरम मतलब जिसमें टिटनस के जो एंटीजेंस है उनके लिए एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? एंटी टिटनस सीरम। समझ में आ गई बात? तो मार्केट में मिलते हैं रेडीमेड, आप लिखोगे भी कई बार, जब आप प्रिस्क्रिप्शन लिखोगे तो लिखोगे भी आप इस तरह की कई चीजें। तो एंटी सीरम, बताओ डेफिनेशन समझ में आ गई ना? फिफ्थ टर्म है वेनम। अभी बताया था मैंने आपको कि कुछ एनिमल्स, जिनमें कि कुछ इंसेक्ट्स वगैरह की आप बात कर सकते हो, स्नेक्स वगैरह की बात भी आप कर सकते हो, ये सब क्या करते हैं? ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो सीक्रेट करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। होता ना सांप डस लेता है, कोबरा, नाजा नाजा, डसते कि नहीं डसते, है ना? तो ये क्या करते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने आप को बचाने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं? हम वेनम बोलते हैं। आपने देखा होगा स्कॉर्पियन, बिच्छू, वो भी तो कई बार डंक मार देता है, उसमें भी तो टॉक्सिन आपकी बॉडी में भेजता है, वो भी क्या है? वेनम। हनी भी, कई बार होता है ना चलते चलते अपन लोग उनके बी हाइव पर पत्थर मार देते हैं, और फिर वो आपके पीछे पड़ती हैं और फिर चिपकती हैं, बाइट करती हैं। बाइट करने पर उनके अंदर से जो सब्सटेंस आपकी बॉडी में गया, वो भी क्या है? वेनम ही तो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल करते हैं। तो अपन तो एनिमल्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो एनिमल्स की बॉडी से आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन आता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? वेनम। और ये वेनम क्यों वो करते हैं सीक्रेट, या क्यों वो भेजते हैं? ताकि अपने आप को वो बचा सके। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि जो वेनम्स होते हैं वो भी किसकी तरह काम करते हैं आपके लिए? एंटीजन की तरह। यानी जब कोई आपको बाइट करता है और उसका वेनम आपकी बॉडी में जाता है, तो वो किसकी तरह काम करता है? एंटीजन की तरह। मतलब एंटीजन की तरह काम किया। कौन सा एंटीजन? सेल्फ है नॉन सेल्फ? नॉन सेल्फ। बताओ इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा, तो बनती है एंटीबॉडीज। समझ में आ गई ना बात? इस तरह से तो वेनम की समझ में आ गई बात। लास्ट लिखा है यहां पर एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनिन, एग्लूटिनोजन। तो एग्लूटिनोजन और एग्लूटिनिन, इनके बीच में जो रिएक्शन होगी, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन होगी, उसको क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। तो एग्लूटिनेशन टर्म आपने शायद पढ़ा भी होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, पढ़ा था ना, कि जब क्लम्पिंग हो जाती है कई बार, कि अगर आप अपोजिट ब्लड ग्रुप वाला ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दो, यानी इनकॉम्पिटेबल अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज आप कर दो, तो वहां पर क्या होती है? क्लम्पिंग हो जाती है आरबीसीज के बीच में, और वो रिएक्शन जो होती है उसे वो क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। पढ़ा होगा ना? तो एग्लूटिनेशन मतलब रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ये बताओ, एंटीजन आया बाहर से, नॉन सेल्फ एंटीजन आपकी बॉडी में है, तो आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज किसी पर्पस के लिए तो बना रहा होगा। किस पर्पस के लिए? बचने के लिए उस एंटीजन से। क्योंकि हमारी बॉडी को लगता है कि कोई भी चीज बाहर ही नहीं आनी चाहिए बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी का बढ़ना तो वैसे इंटरनल एनवायरनमेंट ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारी बॉडी क्या चाहती है? कोई भी एक्सटर्नल चीज बॉडी के अंदर ना आए, और अगर आ जाए तो उसको क्या किया जाए? खत्म किया जाए। तभी तो अपन बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम इज द डिफेंस सिस्टम। जैसे होता ना, हमारी आर्मी डिफेंस सिस्टम ही तो है हमारी कंट्री का, कि कोई भी अननेसेसरी अनवांटेड लोग इंडिया में एंटर नहीं करने चाहिए, जिनको कि अपन टेररिस्ट वगैरह बोल देते हैं, क्योंकि वो हमारी कंट्री के लिए खतरा है। तो कहीं ना कहीं जो आर्मी पर्सनल होते हैं उनका यही तो काम होता है, किसी भी तरह से उनको रोकना, उनको मारना, उनको खदेड़ना बाहर। तो यही काम तो हमारी बॉडी में कौन करता है? इम्यून सिस्टम। कोई भी बाहरी चीज हमारी बॉडी में एंटर ना कर जाए एंटर, तो खत्म करो उसको। तो जो एंटीजन आता है उसके लिए एंटीबॉडीज क्यों बनाता है हमारा इम्यून सिस्टम? ताकि उन एंटीजन को क्या किया जा सके? खत्म किया जा सके। लेकिन गजब की बात है कि हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता ही तब है जब एंटीजन आता है। मतलब एंटीजन आएगा और खुद स्टिमुलेट करता है कि आवेल मुझे मार। एक मुहावरा होता है हिंदी में, आवेल मुझे मार, सुना होगा आपने। खुद ही खतरा मोल लेना, है ना? बी हाइव पर हनी बीज लगी हुई है, अपना काम कर रही हैं। आपका पता नहीं क्या मन किया कि आपने एक पत्थर उठाया और दे मारा। बताओ, आपने डिस्टर्ब किया ना फालतू में ही, आप वो बाइट कर लिए। लो, अननेसेसरी आपने आबेल मुझे मार वाला कंसेप्ट कहीं ना कहीं अपना लिया। क्या दिक्कत थी आपको? वो अपना काम कर रहे थे, आपको डिस्टर्ब थोड़ी ना कर रही थी, और आप अपना काम कर रहे थे, चुपचाप चले जाते जहां जा रहे थे।
ये क्या करने की जरूरत है कि बीच में पत्थर उठा करके मार दिया? तो ये तो हुआ ना कि खुद ही खतरा मोल ले लेना, आबेल मुझे मार, है ना, बिल में एक सांप का बिल है, उसी में हाथ डाल दिया, क्या जरूरत थी? खतरा मोल लिया ना, खुद ही की नहीं लिया, आबेल मुझे मार। तो ऐसा ही एंटीजन के साथ है कि बाहर से आए हुए जो एंटीजन होता है, जो नॉन सेल्फ एंटीजन होता है, वो आकर के इम्यून सिस्टम से खुद ही कहता है कि एंटीबॉडीज बनाओ, और उन्हीं एंटीबॉडीज से खुद का खात्मा हो जाता है। आबेल मुझे मार नहीं हुआ यहाँ पर भी। तो आगे बताऊंगा मैं कि कैसे एंटीजन जब बॉडी के अंदर आता है तो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू होता है स्टिमुलेशन से। बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट कौन करता है? एंटीजन्स। तो जो नॉन सेल्फ एंटीजन्स होते हैं वो बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट कर देते हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए, और जो एंटीबॉडीज बनती है उन्हीं से वो खत्म भी हो जाते हैं, और जिस रिएक्शन से खत्म होंगे उन्हीं रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। तो एंटीजन और एंटीबॉडी की जब रिएक्शन होगी तो उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं? एग्लूटिनेशन। बताइए टर्म समझ में आ गए? इसके बाद तो इम्यूनिटी लिखा हुआ है, और इम्यूनिटी में आपको पढ़ा ही चुका हूं, अभी मैंने आपको समझाया। बस एक पॉइंट और आज का, कि जो इम्यूनिटी होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो इम्यूनिटी होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये दोनों का डिस्कशन अपनी एनसीईआरटी में है भी, कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है ना। तो कल अपन यही पढ़ेंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, पूरा डिटेल में कल इन्नेट इम्यूनिटी ही पढ़ेंगे अपन, और कोशिश करेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। अब थोड़ा सा स्पीड अपन बढ़ा पाएंगे अब आराम से, क्योंकि अब आप समझ गए हमें पढ़ना कैसे एक्चुअल में। तो अब थोड़ा सा अपन स्पीड बढ़ा लेंगे, मतलब अपने 14-15 लेक्चर्स में जो होता है टॉपिक हो जाए बढ़िया आराम से, ठीक है। तो जितनी कंफर्टेबल स्पीड होती है तो वो अपन रखेंगे, ठीक है। तो अपन कल पढ़ेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या चीज होती है, ठीक है। और अब आपका जो पेज नंबर 1 था ना, उसका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं आज अपने पब्लिश नहीं करूंगा उसको, मैं कल करूंगा। कल इसलिए करूंगा क्योंकि अभी कुछ बैचेस में बचा हुआ है ना, तो कल मतलब आज जैसे ही हो जाएगा पूरा तो कल मैं कर दूंगा। तो आप थोड़ा सा एलिन प्लस देखते रहना कि उस पर जैसे ही अपडेट आए आपको टाइम वगैरह सब पता चल जाएगा, तो आप उसको पेज को भी अटेंड करें, लेकिन पहले पढ़ना अच्छे से एक बार। जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होगा ना, क्योंकि क्विज जो पब्लिश करूंगा मैं 24 आवर्स के लिए करूंगा, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा एक दो पैराग्राफ पढ़ने के लिए। तो जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले आप पढ़ना एक बार स्टार्ट करना, अच्छे से पढ़ लेना, और जब आपको लगे कि नहीं अब मुझे पूरा क्लियर हो गया ये पैराग्राफ, फिर आपको इधर अटेम्प्ट करना। और क्विज में अगर आपके 8, 9, 10 आ रहे हैं, इसका मतलब इस पैराग्राफ से आप हमेशा के लिए फ्री हो गए, बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ जाओ फिर, ठीक है ना। तो इसी को अपन फॉलो करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सर कॉमन कोल्ड से बचें कैसे, आगे बताएंगे बेटा कॉमन कोल्ड के बारे में, है ना। अचार भी जरूरी होता है सर क्या? बिल्कुल जरूरी होता है बेटा, टेस्ट अच्छा आ जाता है थोड़ा। ठीक है बेटा, थैंक यू।